जब अर्थ का अपग्रेड शुरू हुआ और बाकी लोग दूसरी दुनियाओं में शिफ्ट हो गए, मैं अकेला रह गया। यहाँ तक कि गॉड ने भी मेरी एग्जिस्टेंस को नोटिस नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा बॉडी बाकी लोगों से अलग था। अभी अभी मैंने देखा, स्कूल, रोड्स और मेरा घर सब पूरी तरह से खाली हैं। ऐसा लगा जैसे सब एक ही झटके में गायब हो गए हों और टाइम ही रुक गया हो। मैं कंफ्यूजन खड़ा था, तभी पीछे से एक फेरी आई और उसने सब एक्सप्लेन किया। धरती के एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरे हो गए थे, इसलिए अब उसे नेक्स्ट इरा में इवॉल्व करना था। टाइम 10 साल के लिए पूरी तरह से फ्रीज होने वाला था और दुनिया में डिवाइन पावर भरने वाली थी। अब लोग स्टेटस विंडो के जरिए यूनिवर्स और खुद के सीक्रेट्स को समझ पाएंगे, बिल्कुल परियों जैसे हायर बीइंग्स की तरह। लेकिन अर्थ एक डिस्ट्रक्शन इरा में भी एंटर कर रही थी और इंसानों को विलुप्त होने से बचाने के लिए गॉड ने उन्हें दूसरी दुनियाओं में भेज दिया ताकि वो डिवाइन एनर्जी सीख सकें और रेडी हो सकें। लेकिन मेरे केस में गॉड ने मुझे नोटिस ही नहीं किया क्योंकि मेरे पास कुछ स्पेशल स्किल्स थी। इसलिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर एक देवदूत रीता मेरे साथ अगले 10 साल रहने वाली थी। पर अभी अर्थ डिवाइन पावर से खाली थी, तो मैं वो पावर सीख ही नहीं सकता था। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, अपने बॉडी को ट्रेन करना। इस बीच रीता ने मेरी फूड और बाकी बेसिक चीजों का ध्यान रखा। मुझे तो बर्तन धोने की भी टेंशन नहीं थी। 5 साल तेजी से बीत गए। मैंने मार्क्समैनशिप सीखना शुरू किया। रीता मुझे गाइड करती रही और देखते देखते मैंने मार्शल आर्ट्स के भी 4 साल पूरे कर लिए। एक दिन रीता ने कहा, चलो स्पार करते हैं। मैंने अपनी 9 साल की मेहनत का सारा जोर लगा दिया, लेकिन उसने सिर्फ एक हाथ हिलाया और मैं हार गया। फिर उसने कहा, अब से मैं तुम्हारी स्पारिंग पार्टनर रहूंगी। मैं रेडी नहीं था, लेकिन उसी स्पारिंग में ही पूरा 1 साल बीत गया और फिर वो दिन आ ही गया। 10 साल बाद मैंने नई शुरुआत के लिए नए कपड़े पहने, रीता को बाय कहा और उस जगह पर पहुंचा जहां सब लोग गायब हुए थे। मैं थोड़ा नर्वस था लेकिन एक्साइटेड भी। रीता से बिछड़ने का दुख तो था, लेकिन अब मैं अपनी ओल्ड लाइफ में वापस जाने वाला था। घंटों बीत गए लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। रीता थोड़ी घबराई हुई मेरे पीछे आई और बोली, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे गुस्सा आ गया। ऑलरेडी 10 साल वेट कर चुका हूँ, क्या मुझे अब और 10 साल या 100 साल इंतजार करने होंगे? लेकिन 10, 20, यहाँ तक कि 50 साल भी बीत गए और लोग नहीं लौटे। हालांकि मेरा बॉडी परफेक्ट हो चुका था, मार्क्समैनशिप मास्टर लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन मुझे अपने मॉम डैड का चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। इन 50 सालों की मेहनत ने मुझे सुपर स्ट्रांग बना दिया, लेकिन अब कितना और झेल पाऊंगा? क्या वो लोग कभी लौटेंगे? मैं मार्शल आर्ट्स की सेम टेक्निक्स बार बार प्रैक्टिस करते करते बोर हो गया था। रीता नहीं चाहती थी कि मैं हार मानूं। उसने कहा, डिस्ट्रक्शन कभी भी आ सकता है। मैंने उसे बोला, अब से मैं पढ़ाई में फोकस करने वाला हूँ। एक ही काम करते रहने से बस जीना मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने पूरे दिन किताबें पढ़नी शुरू की, नॉवेल्स, बिजनेस बुक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, सब कुछ। जब लाइब्रेरी की सारी किताबें खत्म हो गईं, तो मैंने दूसरे देशों की भाषाएं सीखनी शुरू की। फिर रीता और मैं वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े। दुनिया घूमते घूमते मैंने हर जगह की किताबें पढ़ ली। हालांकि मुझे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन मेरे पास थकने का वक्त नहीं था। महाविनाश से पहले बहुत कुछ करना बाकी था। रीता ने सोचा भी नहीं था कि सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी मैं अब तक यकीन करता हूं कि इंसान वापस आएंगे। उसने धीरे से प्रार्थना की, प्लीज सब इंसानों को वापस भेज दो, इससे पहले कि लुई अपनी हद पार करे। वो नहीं चाहती थी कि मैं खुद से हार मान लूं। जब पढ़ने को भी कुछ नहीं बचा, मैंने बुचरिंग सीखनी शुरू की। एक दिन जब मैं जंगली सुअर काट रहा था, रीता ने बोला, लुइस अब 274 साल बीत चुके हैं। उसके लिए भी ये शॉकिंग था, फेरी के लिए भी ये बहुत लंबा टाइम था। उसने सोचा नहीं था कि मैं अब भी फ्यूचर के लिए तैयारी करता रहूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बुचर स्किल्स पर काम करता रहा। 300वें साल तक मैंने ये कला पूरी तरह से मास्टर कर ली। अब मैंने ब्लैक स्मिथिंग शुरू की, लेकिन 5 साल में बस एक सोड बनाई। रीता हंसते हुए बोली, ये तलवार तो मूली भी नहीं काट पाएगी। हालांकि उसने मजाक उड़ाया, लेकिन वो इसे यादगार के तौर पर रखना चाहती थी। अगले 50 सालों में मैंने बहुत से वेपन्स बनाए, लेकिन कोई भी उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। फाइनली 1 सेंचुरी के बाद मैंने एक परफेक्ट स्पीयर बना लिया। अब मेरे पास बुचर, ब्लैकस्मिथ और मार्शल आर्टिस्ट तीनों की मास्टर स्किल्स थीं। अब साल और महीनों की गिनती मैंने छोड़ दी थी। सौभाग्य से रीता हमेशा साथ थी, लेकिन इंसानों के ना आने से अब वो भी टेंशन में थी। अगर लुइस अपनी लिमिट्स पार कर गया तो वो चाहती थी कि मेरे लिए कुछ नया हो। लंबे सोच के बाद उसे समझ आया, शायद लुइस ने अब तक एक ही चीज फील नहीं की, प्यार। ये सोचते ही उसका फेस रेड हो गया। क्या मैं पागल हो रही हूँ? एक फेरी के माइंड में ऐसे थॉट्स? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर लुई तैयार होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तभी मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। मैंने रीता को बुलाया। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड दिख रही थी। मैंने उसकी कमर पर बंधी उस सोड की तरफ इशारा किया। ये वही तलवार थी जिसे उसने यादगार के तौर पर रखा था। लेकिन अचानक वो तलवार
खुद खुद हवा में उड़ने लगी। घबराई हुई रीता उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। तभी मेरे कपड़े उस दिन जैसे हो गए जब टाइम रुका था और सब कुछ धीरे धीरे अपनी रियल स्टेट में लौटने लगा। रीता ने भगवान से प्रार्थना की कि वह यह तलवार न ले, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पाया कि डिस्ट्रक्शन एरा शुरू हो चुका था। वो भी ऊपर उठने लगी। वो मुझे प्रॉपरली गुड बाय कहना चाहती थी, लेकिन भगवान की पावर के सामने वो कुछ नहीं कर पाई। इन हजारों सालों में हमारे बीच बहुत डीप बॉन्ड बन चुका था। जाते जाते उसका लास्ट लाइन था, हम एक बार भी किस तक नहीं कर पाए, और मैं चुपचाप उसे दूर जाते देखता रहा। रीता के जाने के बाद मैं सच में बहुत उदास हो गया। तभी मुझे उसकी बात याद आई। उसने खुद को एक फेरी यानी परी बताया था, एक हायर बीइंग। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं भी कोई हायर बीइंग बन जाऊं तो शायद मैं उसे दोबारा देख सकूं? अब जब दुनिया का रीसेट खत्म हो चुका था, लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। मेरी आंखें खुली तो देखा मैं लोगों की भीड़ में खड़ा हूं, और तभी मेरे सामने भी एक स्टेटस विंडो पॉपअप हुई। हर कोई अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा था। यानी उनके पास 10 साल की डिवाइन पावर की ट्रेनिंग थी, और मैं 1000 साल पीछे रह गया था। लेकिन उस वक्त मैं बस अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता था। मुझे याद भी नहीं था कि वो कैसे दिखते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, और माँ को देखते ही सारी यादें ताजा हो गईं। 1000 साल बाद भी उनके साथ बैठना वैसा ही लगा जैसे पहले था। डिनर का सीन बिल्कुल नॉर्मल था, बस एक फर्क था। उनकी बातें अब दूसरी दुनिया के एक्सपीरियंस पर फोकस्ड थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं तो मैंने टाल दिया, बस कहा चिंता मत करो। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग डिवाइन पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, भले ही उन्हें 10 साल मिल गए। रात में काफी देर तक उनसे बातें करने के बाद मैं अपने कमरे में गया, और तभी देखा मैंने जो भाला 100 साल में बनाया था वो अब भी वहीं रखा था, शायद रीता की वजह से। अच्छा है, अब मुझे मॉन्स्टर्स से लड़ते समय नए वेपन्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने स्टेटस विंडो खोली और देखा कि इस भाले का अटैक पावर 800 पॉइंट्स था। मुझे नहीं पता था कि ये ज्यादा है या कम, इसलिए मैंने ऑनलाइन उन लोगों की दी गई जानकारी खोजनी शुरू की जो दूसरी दुनिया से लौटे थे। मैंने पहले लेवल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की। लेवल 1 से 5 तक नॉर्मल इंसानी स्तर था। कहा जाता था कि दूसरी दुनिया में सोल्जर चुनने का स्टैंडर्ड आमतौर पर लेवल 7 होता था, और लेवल 10 से ऊपर वाले स्वॉर्डमैन या आर्चर जैसे प्रोफेशंस पा सकते थे। लेवल 50 तक पहुंचने पर दूसरी प्रोफेशन चेंज करने का मौका मिलता था, जिसे एक्सपर्ट होने की निशानी भी माना जाता था। लेवल 100 पर पहुंचने पर तीसरी प्रोफेशन चेंज पॉसिबल थी, लेकिन तीसरी प्रोफेशन के बाद लेवलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, लिटरली नर्क जैसी हो जाती थी, और चौथी प्रोफेशन चेंज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ड्रैगन्स या बेहीमथ जैसे हाई लेवल मॉन्स्टर्स ही इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। ये सारी जानकारी थी जो मैं अभी इकट्ठा कर पाया था। कल स्कूल में और जांच करूंगा। हालांकि दुनिया बहुत बदल चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया था। रीता, मैं अब भी उसे बहुत मिस करता था। और तभी एक आवाज आई। रीता ये सुनकर बहुत खुश होगी। मेरे सामने एक परी प्रकट हुई। उसका नाम लिसा था। भगवान ने उसे भेजा था ताकि वो मुझे डिवाइन पावर यूज करना सिखा सके, ताकि मैं उन 10 सालों की भरपाई कर सकूं जो मैं मिस कर चुका था। ये सब रीता की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। उसने भगवान के सामने रोते हुए कहा था कि मैं 1000 साल तक धरती पर अकेला रहा और अकेला हूं जो डिवाइन पावर का यूजर नहीं बन पाया। रीता के बार बार बोलने पर भगवान ने लिसा को भेजा ताकि वो मुझे जल्दी से डिवाइन पावर में मास्टर बना सके। रीता को खुद आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि परियां और इंसान एक दूसरे के बहुत करीब आए। लिसा मुझे देखकर थोड़ी शॉक्ड थी। वो सोच रही थी कि क्या ये वही इंसान है जिसे कुछ आता जाता नहीं, लेकिन अब मैं एकदम अलग लग रहा था, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। उसे लगा कि रीता ने उसे चीट कर दिया, लेकिन अब जब उसने काम एक्सेप्ट कर लिया था तो उसने कहा, फाइन, अब मैं तुम्हें डिवाइन पावर यूज करना सिखाऊंगी। लिसा हाई लेवल फेरी थी। सिर्फ उसके साथ रहने से ही मेरी डिवाइन पावर की अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल 10x बढ़ सकती थी। रीता के साथ बिताए 1000 साल भी उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे जितना लिसा की प्रेजेंस से आने वाला था। अब डिस्ट्रक्शन एरा शुरू हो चुका था। लिसा का कहना था, मुझे डिवाइन पावर सीखने में 1 साल लग सकता है और इस पूरे साल वो मेरे सिर पर बैठी रहेगी। मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने कहा, रिलैक्स, मैंने मैजिक किया है, नॉर्मल लोग मुझे देख नहीं सकते। अगली सुबह मैं जल्दी बाहर निकल गया। मेरी स्किल की वजह से अभी तक किसी को मेरी मौजूदगी का पता नहीं चला था और इस स्किल को किसी भी तरह बंद नहीं किया जा सकता था। हालांकि लिसा ने कहा कि मेरी स्किल अच्छी थी। उसकी नजर में बाकियों की स्किल्स इससे कुछ भी नहीं थी। ये इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का एक अच्छा मौका था। इस दौरान मैंने एक सुपर पावरफुल लड़की के बारे में सुना जिसे सब इम्प्रेस कहते थे। वो हमारी ही स्कूल की स्टूडेंट थी जिसने दूसरी दुनिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और फिर मैंने सुना अब लेवल रिस्ट्रिक्टेड डंजन्स भी दिखाई देने लगे हैं। लिसा ने समझाया, डंजन्स एक तरह का जाल होते हैं जो भगवान खुद बनाते हैं। मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करके वो उन्हें अंदर फंसाते हैं और रास्ता सील कर देते हैं। लेकिन इंसान मॉन्स्टर्स से अलग थे।
अगर काबिल हो तो वो अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। सो ये सेफ हंटिंग ग्राउंड्स जैसे बन जाते हैं। लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो खुद के डंजन्स बना सकते हैं या जालों को तोड़ सकते हैं। इसलिए लिसा ने मुझे अलर्ट रहने को कहा। इस वक्त मॉन्स्टर्स कमजोर थे, तो उसने कहा मैं अभी मॉन्स्टर्स का शिकार करके लेवल अप कर सकता हूँ। आखिरकार मेरे पास एक मॉन्स्टर जैसा शरीर था, तो मैं आसानी से लेवल 25 तक के मॉन्स्टर्स को हरा सकता था। तभी लिसा ने कुछ महसूस किया और मुझे बताया कि मैं जल्द ही असली लड़ाई में उतर सकता हूँ। जैसे ही उसने बात पूरी की, अचानक क्लासरूम के बाहर शोर मचने लगा। पता चला एक बहुत बड़ा कीड़ों का झुंड हमला कर रहा है। न सिर्फ उनके साइज बढ़ चुके थे, बल्कि उनकी बॉडी भी काफी टफ लग रही थी। स्टूडेंट्स डर कर भागने लगे, क्योंकि जब उन्हें वापस भेजा गया था तो उनका डेटा रीसेट हो गया था और सब फिर से लेवल 1 पर आ चुके थे। मैंने जल्दी से एक लकड़ी की छड़ी तोड़ी और उसे कई बार घुमाया। जब मैंने रुका तो वो एक हथियार में बदल गया। कुछ और बनाने के बाद मैंने निकलने की तैयारी की। हालांकि मेरे पास इनविजिबल होने की स्किल थी, लेकिन लड़ते समय मैं देखा जा सकता था। इसलिए मैंने लिसा से पूछा कि क्या मेरी पहचान छिपाने का कोई तरीका है। इसलिए उसने मुझे एक मास्क दे दिया। मैंने 18वीं मंजिल से छलांग लगाई और एक जायंट ग्रास हॉपर को एक ही किक में उड़ा दिया। सिस्टम ने नोटिफाइड किया, लेवल 13। जायंट ग्रास हॉपर को मार डाला, 800 एक्सपी पॉइंट्स मिला, लेवल 3 हो गया और सभी फीचर्स इंप्रूव्ड हुआ। अपने बॉडी में चेंज फील करके मुझे समझ आ गया कि लेवल अप का यही मतलब था। भले ही मैजिक पावर बस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, फिर भी मैं काफी खुश था। तभी मेरे पीछे अचानक कई बड़े साइज के कीड़े आ गए। मैंने धीरे से अपने हाथ में लकड़ी का भाला पकड़ा और नेक्स्ट मोमेंट उसे फुल फोर्स से फेंक दिया। एक जाइंट एंड मॉन्स्टर डायरेक्ट हिट से तुरंत क्रश हो गया। फिर मैंने एक और वेपन निकाला और उस एंट को 2 हिस्सों में काट दिया। अचानक कई बिग साइज मच्छर भी आ गए। मैंने पहले एक को मार गिराया, लेकिन एक और मच्छर पीछे से चोरी छुपे आ गया और मुझे जोर से जमीन पर दबा दिया। लेकिन मेरे 1000 ईयर ओल्ड बॉडी को उसकी वीक सुई जैसी सूंड से क्या ही नुकसान होता। मेरा बॉडी तो काफी टाइम से ह्यूमन लिमिट से ऊपर था। लास्ट मच्छर से निपटने के बाद ऊपर से एक और ग्रास हॉपर आ गया। उसने अपने पंजे से अटैक किया, लेकिन मैंने इजीली डॉज कर लिया। तभी लिसा ने क्विकली वार्न किया कि और भी मॉन्स्टर्स रीइंफोर्समेंट के तौर पर आ गए हैं और मैं पूरी तरह से घिर चुका हूँ। लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मैंने अपना वेपन उठाया और पागलों की तरह इन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। मेरा लेवल अब 6 तक पहुंच चुका था। लेकिन तभी अचानक आसमान से बिजली गिरी और सारे मॉन्स्टर्स जलकर राख हो गए। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, मास्क पहने हुए, और उसकी उंगलियों पर बिजली चमक रही थी। जब मैं सोच रहा था कि क्या ये मैजिक था, लिसा ने मुझे ध्यान भटकाने से मना किया। लिसा ने मुझसे कहा, फोकस करो और बाकी बचे मॉन्स्टर्स को जल्दी खत्म करो। मेरे पास वाली लड़की इलेक्ट्रिक अटैक्स का यूज करके धीरे धीरे बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही थी। लगातार ऐसे थंडर अटैक्स करने के लिए उसकी डिवाइन पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वो शायद लगातार लेवल अप भी कर रही थी, क्योंकि हर बार जब आप लेवल अप करते हो तो आपका स्टेमिना रिकवर हो जाता है, और पॉसिबली डिवाइन पावर भी। वैसे भी ये लास्ट मॉन्स्टर था और इसे मारने के बाद मैं लेवल 7 तक पहुंच गया। जब आर्मी हेल्प के लिए वहां पहुंची तो वहां सिर्फ बॉडीज का ढेर पड़ा था और उनके सामने एक आदमी मॉन्स्टर्स के पीछे के पार्ट से चीजें निकाल रहा था। लिसा ने कहा कि क्योंकि मैंने बुचरी सीखी थी, मैं मॉन्स्टर्स की बॉडीज को प्रोसेस करके मैजिक स्टोन्स निकाल सकता था। वो मुझे बताएगी कि मॉन्स्टर्स के किन हिस्सों में आमतौर पर मैजिक स्टोन मिलते हैं। जहां कई लोग मेरी स्ट्रेंथ देखकर हैरान थे, मैं तो पहले ही एक मैजिक स्टोन निकाल चुका था। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि कई लोग मुझे देख रहे थे और मेरी फोटोज खींच रहे थे। उसी मोमेंट जो लड़की बिजली कंट्रोल कर रही थी वो मेरी तरफ आई। वो चाहती थी कि मैं उसके मॉन्स्टर्स को प्रोसेस करने में हेल्प करूं। यहीं मेरी एम्प्रेस से पहली मुलाकात हुई। उसकी बात सुनकर मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन उससे पूछा कि वो इसके लिए मुझे क्या देगी। उसने सीधे सीधे कहा कि अगर मैं बॉडीज प्रोसेस कर दूं तो वो मुझे शवों का 40% दे देगी। ये सुनकर मैं खुशी से मान गया। आसपास के लोगों से मुझे पता चला कि वो लड़की असल में एम्प्रेस ही थी। उसकी पावर उतनी ही स्ट्रांग थी जितनी अफवाहों में सुनी थी। थोड़ी देर में डिसमेंटलिंग पूरा हो गया और एम्प्रेस ने सक्सेसफुली एक मैजिक स्टोन और कई मटेरियल्स कलेक्ट कर लिए। मैंने अपना हिस्सा उठाया और निकलने की तैयारी करने लगा, जबकि बाकी सब लोग अभी भी एम्प्रेस की पावर में खोए हुए थे। लिसा ने कहा कि टेंशन मत लो, क्योंकि फाइट खत्म होने के बाद इनविजिबिलिटी एक्टिवेट हो गई थी और लोगों को अचानक लगा कि मैं गायब हो गया हूँ। हर किसी ने सोचा कि मैं बहुत तेज चला गया, लेकिन असल में मैं उनके ठीक पीछे खड़ा था। हालांकि ये वही सिचुएशन थी जिसे मैं सबसे ज्यादा देखना चाहता था। फिर भी मुझे थोड़ा दुख हुआ। घर लौटने के बाद मैंने जो मटेरियल्स मिले थे उनसे कुछ डिफेंसिव इक्विपमेंट बनाने का प्लान किया, लेकिन शायद आर्मर के लिए मटेरियल्स पूरे नहीं थे। गुड थिंग ये थी कि जो रिस्ट और नी गार्ड्स मैंने बनाए वो काफी अच्छे थे। हालांकि लिसा ने मुझे याद दिलाया कि मॉन्स्टर मटेरियल से गियर बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बाद में किसी प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैन को ढूंढना ज्यादा रिलायबल रहेगा। पर मुझे इस बात का पूरा भरोसा था, क्योंकि अब धरती पर सबसे बेहतरीन कारीगर शायद मैं ही था।
ये देखकर लिसा फिर से चुप हो गई। क्या ये वाकई वही इंसान था जो कुछ भी नहीं कर सकता था, जैसा कि रीता ने बताया था? अब वो वापस जाकर रीता को एक्सपोज करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब चीजें इस मोड पर आ चुकी थीं, लिसा ने कहा कि अगर मुझे डिवाइन पावर टेक्निक्स के बारे में जानना है तो पहले ये समझो, ये टूल्स को स्पेशल पावर्स देने के लिए मैजिक स्टोन या बाकी डिवाइन पावर क्रिस्टल्स यूज करने की टेक्निक थी। ये कुछ वैसा ही था जैसे अर्थ पर ब्लैक स्मिथिंग होती है, बस ये उससे ज्यादा एडवांस्ड लेवल का था। डिवाइन पावर से स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट बनाने की ये टेक्निक सुनकर मैं एक्साइटेड हो गया और लिसा को पकड़ लिया और उसे सिखाने की रिक्वेस्ट की। मेरे इस सडन एक्शन से लिसा थोड़ा शॉक हो गई। मुझे थोड़ा दूर हटाकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। फिर लिसा ने कहा कि सीखने से पहले मुझे जरूरी मटेरियल्स और मैजिक स्टोन्स या ऐसे डिवाइन पावर क्रिस्टल्स रेडी करने होंगे जिनके प्रॉपर्टीज मैजिक स्टोन जैसी हों। जब मैंने पूछा कि डिवाइन पावर क्रिस्टल्स क्या होते हैं, तो उसने ड्रैगन के हार्ट्स का एग्जाम्पल दिया, जिनमें बहुत भारी मात्रा में डिवाइन पावर होती है। एक बार जब टूल का प्रोटोटाइप बन जाता है तो मैजिक स्टोन को पीसकर उसकी सरफेस पर लगाया जाता है। ये था सबसे बेसिक डिवाइन पावर इक्विपमेंट। इसके बाद आती थी स्पेशल एबिलिटीज देने वाली टेक्निक। चूंकि मैं डिवाइन पावर कंट्रोल नहीं कर सकता था, अब लिसा को लगा कि मैं शायद ये बना नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और डिसाइड किया कि पहले ट्राई करता हूँ। ये देखकर लिसा ने मुझे एक नई मेथड भी बताई। वो थी लार्ज क्वांटिटी में मैजिक स्टोन्स यूज करके डिवाइन पावर को मॉडिफाई करना। मतलब मैजिक स्टोन्स या डिवाइन पावर को कंज्यूम करके वेपन्स में फायर या आइस जैसी स्पेशल पावर्स देना। ये ऐसे इफेक्ट्स भी दे सकता था जैसे कि जब वेपन किसी अटैक को ब्लॉक करे तो यूजर का स्टेमिना धीरे धीरे रिकवर हो। किस वेपन में क्या पावर देनी है, ये पूरी तरह कारीगर की इच्छा पर डिपेंड करता था। इसलिए ओवरऑल स्पेशल एबिलिटीज ऐड करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए होती थी। तो मैंने इक्विपमेंट बनाना शुरू किया और जल्दी ही रिस्ट और नी गार्ड्स रेडी हो गए। जब मैंने उन पर मैजिक स्टोन पाउडर छिड़का तो स्टेटस विंडो में नोटिफिकेशन आया, डिवाइन पावर टेक्निक्स लर्न्ड। लेकिन क्राफ्टिंग प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी भी कुछ मैजिक स्टोन्स बचे हुए थे। अब मैंने प्लान किया कि मैं मैजिक स्टोन के अंदर छुपी डिवाइन पावर को यूज करूंगा। मुझे आंखें बंद करके फोकस करता देख लिसा बहुत हैरान हुई। उसे लगा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इक्विपमेंट्स को स्पेशल एबिलिटीज देने की कोशिश करूंगा। उसी पल मैंने सोचा कि मैं चाहता हूं कि इस टूल में ग्रास हॉपर के हथियार जैसी तेजी हो। मैं सक्सेस के बहुत करीब था, लेकिन मैजिक स्टोन की कमी की वजह से मैं ऑलमोस्ट फेल हो गया। ये देखकर लिसा को थोड़ा अफसोस हुआ और उसने तुरंत डिवाइन पावर देकर मेरी हेल्प की। अगले ही पल अनगिनत एनर्जी मेरी हथेली में व्रिस्ट गार्ड के अंदर घुस गई। लिसा को लगा कि शायद ये अब भी फेल हो गया, लेकिन मैंने हल्का सा स्माइल किया क्योंकि मेरा डिवाइन पावर मेमोरी लेवल अब बढ़ चुका था। इसका मतलब ये भी था कि रिस्ट गार्ड ने स्पेशल एबिलिटीज गेन कर ली थी। मैंने अपना हाथ उठाया और धीरे से वेव किया। पास की आयरन चेन तुरंत कट गई और उसकी पावर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने इमेजिन की थी। हालांकि लिसा ने मेरी हेल्प की थी, लेकिन पहली ही कोशिश में सक्सेस होने पर उसने मेरी तारीफ की। लेकिन क्योंकि मैंने अभी अभी पार्क का झूला तोड़ दिया था, मैं जल्दी से वहां से भाग गया। लिसा बस चुप रह गई क्योंकि वो उसे जादू से रिपेयर कर सकती थी। अगले दिन मैंने अपनी मम्मी को काफी देर तक समझाया। मैंने कहा कि मैं बस थोड़ा बाहर घूमने गया था और फाइनली बाहर निकलने में सक्सेस हो गया। रास्ते में मैंने लिसा को बताया कि मैं एम्प्रेस को फिर से देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसके कंट्रोल में डिवाइन पावर बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एम्प्रेस की पावर्स उन लोगों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थीं जो दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हुए थे, लेकिन लिसा ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस था। उसकी नजर में मैं ही था जो सच में स्पेशल था, बिना डिवाइन पावर के भी मॉन्स्टर्स के शेल को प्रोसेस करने में केपेबल। उसे भी इस बात पर काफी सरप्राइज हुआ। जैसे ही उसने बात पूरी की, लिसा सडनली रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पूछा, क्या हुआ? लिसा ने कहा कि उसे एक मॉन्स्टर ग्रुप फील हुआ है जिसका लीडर लेवल 35 का आइस वुल्फ है। ये सुनकर मैं थोड़ा शॉक्ड था क्योंकि लिसा ने पहले कहा था कि कैटेक्लिज्म के अर्ली फेज में हाई लेवल मॉन्स्टर्स नहीं होते। मजबूरी में लिसा ने एक्सप्लेन किया कि उसे कल से ही कुछ ऑफ सा फील हो रहा था क्योंकि डे 2 पर जो मॉन्स्टर्स हमने मारे थे वो ऑलरेडी लेवल 10 से ज्यादा थे। अब अर्थ पर डेफिनेटली कुछ गड़बड़ थी। लिसा को लगा कि आगे चलकर शायद उसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। मैं और पूछ पाता उससे पहले ही उसने कहा, चलो जल्दी, वहां की सिचुएशन अर्जेंट है। उसने ये भी समझाया कि ये मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। कैटेक्लिज्म से पहले गॉड ने ह्यूमंस को दूसरी दुनिया में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन एनिमल्स को अर्थ पर ही छोड़ दिया। गॉड ने सोचा कि अर्थ पर एनिमल्स को 10 साल छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक अननोन एरर की वजह से अर्थ की टाइमलाइन ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी। दूसरी दुनिया में सिर्फ 10 साल बीते थे, लेकिन अर्थ पर 1000 साल गुजर चुके थे। इन 1000 सालों में मैं रीता के साथ टाइम बिताने और चीजें सीखने में बेझिझक था, इसलिए टाइम शिफ्ट को नोटिस नहीं कर पाया। भले ही टाइमलाइन रीसेट हो चुकी थी, लेकिन जानवर जो सिर्फ 10 साल जीने वाले थे अब 1000 साल तक सरवाइव कर चुके थे। रिजल्ट अब साफ था,
अर्थ के जानवर बहुत पावरफुल और इंटेलिजेंट बन चुके थे। लिसा जहां मुझे लेकर गई वहां पहले से ही खून फैला हुआ था। उसने बताया कि उसने सिचुएशन की रिपोर्ट कल ही भेज दी थी, लेकिन जब तक एडजस्टमेंट आता उसने होप की कि मैं इन मॉन्स्टर्स को क्लियर कर दूंगा और बाद में प्रॉपर रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन आइस वुल्व्स के इस पैक को देखकर मुझे समझ आ गया कि ये काम इतना इजी नहीं होगा। लकी बात ये थी कि करंट वुल्व्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे और मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने तुरंत अपना स्पीयर उठाया, ऊपर जंप किया और वुल्व्स पर लैंड करते ही हमला कर दिया। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट आइस वुल्फ भी मेरी सिंगल स्ट्राइक में खत्म हो गया। कल के लेवल अप की वजह से मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी थी। साइड पर लगभग 70 मॉन्स्टर्स थे। लीडर की मौत के बाद भी बाकी वुल्व्स ने हार नहीं मानी, लेकिन बाकी छोटे मॉन्स्टर्स तो मेरे लिए और भी आसान थे। जब मैं उन्हें मार ही रहा था, पीछे से चीखने की आवाजें आने लगी। कुछ लोग जो टाइमली एस्केप नहीं कर पाए अब वुल्व्स से घिरे हुए थे। दूसरी दुनिया के सेफ हंटिंग जोन्स के उल्टे यहाँ के वुल्व्स रियल थे और लेवल रीसेट लोग मैजिक यूज करके भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। राइट मोमेंट पर मैंने अपना स्पीयर लेकर उन्हें बचाने के लिए डैश मारा। सिर्फ एक स्विंग में 2 वुल्व्स को मार गिराया। लेवल अप करते हुए मैं लेवल 9 तक पहुंच गया, लेकिन फिर रुक गया क्योंकि ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं था। मैं लेवल 10 तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन किस्मत से एक्स्ट्रा एक्सपी स्टोर हो रहा था। जब मैंने लोगों को बचाया तो साइड के कुछ लोग मुझे पहचान गए। मैं वही एस यूनिवर्सिटी का कल का मास्क वाला आदमी था, लेकिन उन्होंने जो टाइटल दिया वो थोड़ा वियर्ड था। एस यूनिवर्सिटी का प्रोक्टोलॉजिस्ट, एक स्पीड बेस्ड पावरफुल वॉरियर। ऑनेस्टली ये सुनकर मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था और लिसा मेरा मजाक उड़ाने से पीछे नहीं रही। वुल्व्स को मारते वक्त एक सरप्राइजिंग चीज हुई। एक ग्रे वुल्फ ने एक्चुअली एक आदमी को हॉस्टेज बना लिया। उसके स्मूथ मूव्स को देखकर लिसा ने गेस किया कि शायद उसने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन ट्रू पावर के सामने ऐसी ट्रिक्स यूजलेस थीं। बोलते बोलते मेरा स्पीयर ऑलरेडी ग्रे वुल्फ की चेस्ट में जा चुका था। अब मेरे पास कोई वेपन नहीं था और वुल्व्स का पैक मुझ पर हमला करने की तैयारी कर चुका था। बट लिसा की ट्रेनिंग के कारण मेरा कॉम्बैट सेंस हाई था। वुल्व्स एक एक करके गिरने लगे। कुछ ही देर में मैंने 70 से ज्यादा वुल्व्स को खत्म कर दिया था। अब बारी थी हार्वेस्टिंग की, लेकिन स्पीयर इस काम के लिए अनकंफर्टेबल था। सो मुझे फ्यूचर में एक स्पेशल बुचर्स नाइफ बनाना होगा। इस बार इतने सारे कॉर्प्सेस थे कि मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने आने वाली आर्मी से बात की कि वो लोग मैजिक स्टोन छोड़कर बाकी मटेरियल खरीद लें। ऐसे ही ये हंट खत्म हुआ। थोड़ी ही देर बाद आर्मी वाले पैसे लेकर आ गए। वो काफी जेनरस थे। लिसा ने भी कहा कि आगे चलकर उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। लड़ाई के बाद ज्यादा टाइम नहीं बीता था कि मेरी इनविजिबिलिटी एक्टिव हो गई। ये चेक करने के बाद कि कोई मुझे नहीं देख पा रहा, मैं धीरे धीरे घर की तरफ निकल पड़ा। मुझे पता था कि आगे के लिए और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि मॉन्स्टर्स और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। घर पहुंचने के बाद लिसा के गाइडेंस में मैंने स्टेटस विंडो खोली। अब प्रोफेशन चुनने का टाइम था। बहुत सारे ऑप्शंस थे। सबसे पहले मैंने असैसिन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास इनविजिबिलिटी पहले से ही थी। लिसा ने बताया कि जब मेरी डिवाइन पावर और बढ़ेगी तो इनविजिबिलिटी को मैं एक एक्टिव स्किल भी बना सकता हूँ। टोटल 23 प्रोफेशन थे और मैं कंफ्यूजन था। मैंने लिसा से सजेशन मांगा। वो थोड़ी हैरान हुई क्योंकि उसके हिसाब से अभी मेरे पास इतने सारे प्रोफेशन नहीं होने चाहिए थे। उसने कहा कि अगर थोड़ा इंतजार करूं तो ये 40 तक भी पहुंच सकते हैं। कुछ सोचने के बाद लिसा ने मुझे 2 ऑप्शन दिए, स्पीयरमैन और वॉरियर। क्योंकि मैंने हमेशा स्पीयर ट्रेनिंग की थी, इसलिए ये मेरे लिए नेचुरल चॉइस थी। हालांकि उस दौरान मुझे अक्सर मार भी खानी पड़ती थी। फिर भी लिसा को लगा कि ये मेरी किस्मत है क्योंकि सीधे एक परी से स्किल सीखने का चांस बहुत रेयर होता है। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि बाद में और सब प्रोफेशन मिलेंगे। आखिरकार मैंने स्पीयरमैन चुन लिया। मेरी सोच थी कि भाले से डैमेज ज्यादा डिसेंट होगा, लेकिन जब मैंने कंफर्म किया तो विंडो अलग तरीके से बदली। मुझे ब्लड स्पेयरमैन का ऑप्शन मिला। ये एक यूनिक प्रोफेशन था जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। यूनिक प्रोफेशन हमेशा नॉर्मल वाले से ज्यादा पावरफुल होते हैं। लिसा ने तुरंत कहा कि मुझे इसे ही लेना चाहिए। हालांकि इन्हें लेवल अप करने के लिए ज्यादा एक्सपी चाहिए होती है, लेकिन वैल्यू हमेशा हाई रहती है। मैंने कंफर्म किया और तुरंत लेवल 18 तक पहुंच गया। लेकिन वहां एक ट्विस्ट हुआ। ब्लड स्पेयरमैन बदलकर ब्लर स्पेयरमैन बन गया। अब इसमें स्टील्थ में रहते हुए 10% अटैक पावर बोनस मिल रहा था। ये मेरे कॉस्मिक लोनर टाइटल की वजह से हुआ, जिसने प्रोफेशन चॉइस को बदल दिया। मैं थोड़ा उदास हुआ, लेकिन अब चेंज करने का कोई तरीका नहीं था। नया प्रोफेशन लेने के बाद मेरे पूरे शरीर में पावर दौड़ गई। मैं और स्ट्रांग हो गया। लिसा के हिसाब से मुझे अभी कोई एक्टिव स्किल नहीं मिली थी, लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि दूसरी या तीसरी प्रोफेशन चेंज तक मुझे स्ट्रांग स्किल जरूर मिलेंगी। उसके बाद लिसा ने कहा कि अब बाहर चलने का टाइम है। मॉन्स्टर्स को खत्म करना जरूरी था। मेरे अलावा और भी एजेंट्स ये काम कर रहे थे। यहाँ तक कि एम्प्रेस भी मॉन्स्टर हंटिंग टीम का हिस्सा थी। कुछ देर बाद हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचे। सामने एक बहुत बड़ा बेयर था। उसकी पावर इतनी थी कि लोग उसका सामना करने से डर जाते।
मैंने भाला उठाया, अटैक करने ही वाला था कि अचानक बहुत तेज आवाजें और वाइब्रेशन शुरू हो गई। पहले लगा आर्मी ने रॉकेट फायर किया है, लेकिन असल में वो बेयर ही था जो सोल्जर्स पर अटैक कर रहा था। बेयर को सोल्जर्स के हमले से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। न्यूज में भी आया था कि सरकार ने कई पावर यूजर्स को बुलाया है, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं थे। सोल्जर्स ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, ये देखकर मैंने मास्क पहना और सही टाइम का इंतजार करने लगा। मेरी इनविजिबिलिटी स्किल से 10% अटैक बोनस मिलता है और स्पीयर टेक्निक से भी 10%। दोनों मिलकर मुझे डेडली स्ट्राइक करने का चांस दे सकते थे। जैसे ही मौका मिला, मैंने सीधे बियर के सिर पर स्ट्राइक किया। वॉर इतना स्ट्रांग था कि उसकी डिफेंस भी टूट गई, लेकिन उसे एक ही स्ट्राइक से हराना पॉसिबल नहीं था। लिसा ऊपर से चीयर कर रही थी। बेयर गुस्से में था, लेकिन मेरी स्पीड के सामने टिक नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने मौका देखकर उसकी खोपड़ी में भाला घुसा दिया। इस स्ट्राइक से बेयर मर गया। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपी मिला और लेवल 23 हो गया। साथ ही क्रिटिकल हिट स्किल भी अनलॉक हुई। मैं बेयर का बॉडी प्रोसेस कर ही रहा था कि पीछे से पावर यूजर्स की टीम आ गई। उन्हें सुनकर लगा कि वो सोच रहे थे कि सेकंड फेज मॉन्स्टर्स कुछ खास नहीं है। मैं इग्नोर करके अपने काम में लगा रहा। थोड़ी देर बाद मुझे उसकी स्किन मिली, लेकिन मैजिक स्टोन नहीं गिरा। सोल्जर्स ने मुझे एक सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जो मॉन्स्टर की लोकेशन दिखाता है, और ये सिर्फ आर्मी कंट्रोल में था। फिर मैंने बाकी रीजंस की भी सफाई की। 3 जगह मॉन्स्टर्स खत्म किए, लेकिन सिर्फ एक लेवल बढ़ा। शायद ये मेरे यूनिक प्रोफेशन की वजह से था। अगले दिन एक नोटिफिकेशन आया कि दूसरी दुनिया से कनेक्शन रिस्टोर हो गया है। अब लोग अपने असली शरीर से वहां जाकर क्वेस्ट्स कर सकते थे, लेकिन मैं अकेला नहीं जा सकता था। लिसा ने कहा कि जब तक मैं हायर बीइंग नहीं बन जाता, तब तक मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। अगर बन गया तो न सिर्फ दूसरी दुनिया बल्कि हेवन तक भी जा सकूंगा और रीता से भी मिल पाऊंगा। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मम्मी और पापा को मैंने कहा कि वो सेफ्टी के लिए दूसरी दुनिया में चले जाएं। मेरी माँ ने पहली बार मान लिया कि मैं ही वो मास्क वाला इंसान हूँ जो न्यूज में दिखा था। आखिरकार वो लोग चले गए और लिसा को भी वापस जाना पड़ा अपने काम पूरे करने। कुछ दिन बाद लिसा लौटी और अपने असली रूप में सामने आई। उसने मुझे टास्क रिवॉर्ड दिया, +1 सभी एट्रीब्यूट्स और इटर्नल फ्लेम। लिसा ने बताया कि ये फ्लेम कभी बुझती नहीं और ये रीता ने मेरे लिए चुनी थी। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर लिसा ने सच बताया कि धरती के मॉन्स्टर्स स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। असल में भगवान ने टाइम रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सब क्रिएचर्स और ज्यादा पावरफुल और वायलेंट हो गए। इसके बाद उसने मुझे नया मिशन दिया, एक डिस्ट्रक्शन ट्रैप बनाना। ये मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करेगा और डंजन की तरह फंसाकर खत्म कर देगा। लिसा ने मटेरियल्स दिए जिनमें बड़े बड़े मैजिक स्टोन्स और रेयर मेटल्स थे। साथ ही हेवन के बेस्ट इक्विपमेंट्स और एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट भी मिला। ये देखकर मेरी फॉर्जिंग की इच्छा जाग उठी। मैंने तैयारी की और इटर्नल फ्लेम जलाकर सबसे बड़े मैजिक स्टोन को उसमें डाल दिया। जब आग की लपटों ने मैजिक स्टोन को पूरा घोल दिया तो मैंने अपना हथौड़ा निकाला और उसे 72 बार मारा। तभी मैं ये छोटा क्यूब बना पाया। लिसा मेरी फॉर्जिंग टेक्निक को देखकर हैरान थी। उसने सांस भरते हुए कहा, अगर तुम्हारी क्लास ब्लैकस्मिथ होती तो शायद तुम भगवान को चैलेंज करने वाले हथियार बना सकते, लेकिन ये तो बस जाल का बेसिक फॉर्म था। अब मुझे ब्लूप्रिंट के हिसाब से उस पर स्पेशल पैटर्न्स उकेरने थे। मुझे इतना डेडिकेटेड होकर काम करता देखकर लिसा समझ सकती थी कि क्यों रीता जैसी हाई लेवल परी भी एक लो लेवल इंसान पर फिदा हो गई थी। कुछ घंटों बाद मैंने अचानक एंग्रेविंग नाइफ नीचे रख दिया। मेरे हाथों में एक चमकदार सरफेस और मुश्किल पैटर्न्स वाला क्यूब तैर रहा था। उसी समय मुझे द लेजेंडरी क्रिएटर का टाइटल मिला, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी को 20% बढ़ा देता था। मेरे हाथ में डिवाइन पावर क्यूब देखकर लिसा की आंखें डिसबिलीफ से भर गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतना जल्दी पूरा कर लिया। असल में मैंने पूरे 5 घंटे नॉन स्टॉप काम किया था। ये सुनकर लिसा को एहसास हुआ कि वो मुझे इतने लंबे वक्त से काम करता देख रही थी। क्यूब को हाथ में लेकर लिसा समझ गई कि मैंने इसे पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे ज्यादा प्राउड न बनाने के लिए उसने कहा कि ये काम बस रिक्वायरमेंट्स को मुश्किल से पूरा करता है। अब सिर्फ फाइनल डिवाइन आर्ट स्टेज बचा था, जिसके लिए लिसा को अपनी साथी परियों को बुलाना पड़ा। मैं सीक्रेटली उम्मीद कर रहा था कि रीता भी आएगी। अगले ही पल दूसरी परियां में आ गईं। उन्होंने डिवाइन आर्ट के डिटेल्स पर डिस्कशन किया और ये सोचकर शॉक्ड थीं कि एक नॉर्मल इंसान डिस्ट्रक्शन ट्रैप बना सकता है। सब रेडी होने के बाद मैंने एनर्जी स्टोन पकड़ा और तीनों परियों का इंतजार किया, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें बस डिस्ट्रक्शन ट्रैप को पूरा करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा रखनी होगी, बाकी हम संभाल लेंगे। तीनों परियों ने मेरे शोल्डर्स पर हाथ रखा। अगले ही पल हर डायरेक्शन से डिवाइन पावर मुझ पर दबाव डालने लगी। ये हाई बीइंग्स की पावर थी। इतना स्ट्रॉन्ग दबाव मुझे क्रश करने वाला था। मेरी हालत देखकर लॉन्ग हेयर्ड परी मुस्कुराई, इतना भी सह नहीं कर पा रहे? मैंने तुरंत जवाब दिया, ये काफी नहीं है। मुझे फोकस करना था और कुछ ऐसा बनाना था जो मॉन्स्टर्स के लिए बेहद अट्रैक्टिव हो।
कुछ ऐसा जो 1000 साल से अकेले घूमते जानवर भी रेजिस्ट न कर पाए। जैसे ही मैंने अपनी इच्छा सेट की, एनर्जी मेरे अंदर से फूट पड़ी। तेज रोशनी के बाद और कॉम्प्लेक्स क्यूब धीरे धीरे सामने आया। इसमें 2 रेयर एट्रीब्यूट्स जुड़ गए थे। ये रैंडम एट्रीब्यूट्स डिवाइन आर्ट के दौरान जुड़ते हैं और ट्रैप की पावर को काफी बढ़ा देते हैं। परियान मेरी स्मिथिंग स्किल्स की तारीफ करने लगी। अब अगला स्टेप था परियों के साथ ट्रैप को सही जगह पर रखना। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, सामने का सीन देखकर मैं शॉक रह गया। इतनी तबाही मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में मॉन्स्टर्स ने धरती को इतना बर्बाद कर दिया होगा। जल्द ही परियों को एक सही जगह मिल गई, खाली पहाड़ की चोटी। लिसा ने क्यूब हवा में फेंका। डिवाइन क्यूब ने तुरंत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज की, लेकिन अगले ही पल क्यूब धूल में बदल गया। फिर एक वायलेंट वाइब्रेशन हुआ। उसी समय मॉन्स्टर्स जैसे किसी चीज से अट्रैक्ट हुए और ट्रैप की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगे। पर यहाँ इस तरह के ट्रैप को डंजन कहती थी। इफेक्ट उम्मीद से कहीं ज्यादा था। लॉन्ग हेड परी ने फिर से मेरे ट्रैप बनाने के स्किल्स को कंफर्म किया। लिसा ने बाकी जगहों पर भी डंजन एक्टिवेट किए, लेकिन पुराने वाले अब काम के नहीं थे। उसने मेरे बनाए डंजन की खुशबू मैजिक से उनमें ट्रांसफर कर दी थी। उनसे बात करने के बाद मैंने नीचे मौत की ओर भागते मॉन्स्टर्स को देखा और थोड़ा सैड फील किया। वो भी मेरी तरह 1000 साल सरवाइव कर चुके थे, लेकिन आखिरकार परियों और भगवान द्वारा इजीली कंट्रोल किए जा रहे थे। इंसान भी ऐसे ही थे। हमारे पास रेजिस्ट करने का कोई चांस नहीं था और हमें सीधा दूसरी दुनिया में फेंक दिया जाता था। हम सब भगवान के हाथों के खिलौने थे। एक गलती ने मुझे 1000 साल तक धरती पर अकेला छोड़ दिया। इन 1000 सालों में रीता के बिना मैं पागल हो जाता, लेकिन अब रीता भी पास नहीं थी। इसलिए मुझे स्ट्रांग बनना था, इतना स्ट्रांग कि कोई मुझे मैनिपुलेट ना कर सके, ताकि एक दिन मैं पूरी तरह आजादी पा सकूं। डंजन बनने के बाद लिसा अपने छोटे फॉर्म में वापस आ गई। असल में धरती को स्टेबल करने के लिए 27 और डंजन्स चाहिए थे, लेकिन परियां पहले ही लौट चुकी थी। लिसा ने समझाया, इस तरह के डिस्ट्रक्शन ट्रैप बनाने में बहुत ज्यादा मैजिक पावर लगती है। पहले वाली तीनों परियों की मैजिक खत्म हो चुकी है और रिकवर होने में कई दिन लगेंगे। मैंने पूछा, क्या दूसरी परियां भी आ सकती हैं, जैसे रीता? ये सुनते ही लिसा ने मेरा कंफ्यूजन खत्म कर दिया। रीता बहुत बिजी है, उसने तुम्हारे लिए बहुत काम किया है, इसलिए अभी धरती पर नहीं आ सकती। रीता के बारे में जानकर मैं अपने वर्कशॉप बेस पर लौटा और कुछ इनिशियल काम करने का सोचा। वहां पहुंचकर मैं मोटिवेट हो गया। मैंने ठान लिया कि आज पहले कुछ ट्रैप्स बनाऊंगा और बाद में फेरीज के आने पर उन्हें परफेक्ट करूंगा। लेकिन उसी समय लिसा टेबल पर रखी मटेरियल्स पर ध्यान देने लगी। मेरे परफॉर्मेंस को देखकर उसने मुझे छोटा गिफ्ट देने का सोचा। उसने मैजिक से मेरे पास की एनिमल हाइड्स की क्वालिटी अपग्रेड कर दी। इन परफेक्ट हाइड्स को देखकर मेरी स्मिथिंग की इच्छा ट्रैप बनाने से ऊपर निकल गई। मैंने हाइड्स नापकर ग्लव्स और बूट्स बनाने का डिसाइड किया। कुछ हैमरिंग और प्रोसेसिंग के बाद मुझे रेयर आइस वुल्फ ग्लव्स और लेदर बूट्स मिले। डिफेंसिव गियर बहुत सफोकेटिंग होते हैं, इसलिए मैंने इसमें वेंटिलेशन एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। लिसा मेरी स्पीड देखकर हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे स्किल्स इतनी तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। अगला स्टेप था बेयर के खाल से आर्मर बनाना। लिसा मुस्कुराकर सेटिस्फाइड बैठी थी, जबकि मैं काम कर रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं पूरा दिन काम करूंगा। एक फेरी होते हुए भी उसे नींद आने लगी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था, क्योंकि आर्मर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट था। कुछ घंटों बाद मेरी तेज आवाज से लिसा उठ गई। अब यूनिक ग्रेट बेयर हाइड आर्मर तैयार था, लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। मैंने इसमें स्पेशल अटैक सिस्टम जोड़ने का सोचा। आइस वुल्फ के दांत और बोन से आर्मर एनहांस किया। अब आर्मर की एट्रीब्यूट्स दोगुनी हो गई और उसमें हिडन स्किल भी आ गई। अगर लड़ाई में मुझ पर हमला होता तो आर्मर खुद थॉर्न्स निकालकर काउंटर अटैक करता। लिसा ने नोटिस किया कि मुझे ऐसे वेपन्स और आर्मर्स पसंद हैं जो ब्लेड्स या स्पाइक्स ग्रो करते हैं। एनहांस होने के बाद आर्मर को 2 और एट्रीब्यूट्स मिले। अब मटेरियल्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, सिर्फ कुछ बोन्स बची थी। मैंने उनका आधा हिस्सा बोन नाइफ्स बनाने में लगाया ताकि मॉन्स्टर्स के कॉर्पस प्रोसेस कर सकूं। बाकी से अपने लिए नया मास्क बनाया। पूरा इक्विपमेंट पहनने के बाद मुझे इंस्टेंट पावर अप फील हुआ, लेकिन तभी बाहर से हेवी वाइब्रेशंस आने लगे। लिसा ने मैजिक से चेक किया और बताया कि आर्मी मॉन्स्टर्स से लड़ रही है। मेरा चेहरा बदल गया। मेरे एरिया में डंजन तो था, फिर भी मॉन्स्टर्स बाहर थे। अलार्म की आवाज आई। दूसरे लेवल के मॉन्स्टर्स डिस्ट्रिक्ट में घुस आए थे। मुझे भाले को अपग्रेड करना पड़ा। मैंने स्पीयर को यूनिक ग्रेड तक एनहांस किया। अब उसमें 20% क्रिटिकल हिट चांस भी आ गया था। पूरी तरह रेडी होकर मैं बैटलफील्ड की ओर निकला। थोड़ी देर में लिसा ने टारगेट देखा। सामने रब्बल के बीच सैकड़ों मीटर लंबा जायंट चीटा खड़ा था। उसने फाइटर जेट को एक ही पंजे से गिरा दिया। टैंक्स और रॉकेट्स का भी उस पर कोई असर नहीं था। अगले ही पल चीटा ने सोल्जर्स पर जंप किया।
मुझे लगा था सब ऑलरेडी दूसरी दुनिया भेज दिए गए होंगे, लेकिन कुछ मिलिट्री और फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल्स अभी भी धरती पर लड़ रहे थे। मैंने सोचा, अगर देश और धरती ही खत्म हो जाए तो दूसरी दुनिया में सरवाइव करने का क्या फायदा। मैं खुद को हीरो नहीं मानता, लेकिन अगर मैं लोगों को बचा सकता हूं तो आखिरी पल तक लड़ूंगा। ये सोचकर मैं मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा। इसकी पावर पिछले बेयर से कई गुना ज्यादा थी। टैंक्स ने फायर किया, लेकिन उसे बस हल्का दर्द हुआ। गुस्से में मॉन्स्टर ने टैंक उठा लिया और निगलने वाला था। तभी मैं उस पर जंप कर गया। मेरी इनविजिबिलिटी के कारण उसने मुझे नोटिस नहीं किया। मेरा स्पीयर जोर से उसके शरीर में घुसा और क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुआ। मुझे लड़ता देख सोल्जर्स का खोया डेयरिंग वापस आ गया। मॉन्स्टर वीक होकर टैंक गिरा देता है, लेकिन फिर मुझे पकड़ने दौड़ा। मैंने तेजी से बचते हुए उसकी चोट का फायदा उठाया। सोल्जर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी और मैं उस टैंक की तरफ भागा जिसमें 2 सोल्जर फंसे थे। उन्हें निकालकर मैंने हवा में जंप किया और जमीन पर उतरा। सोल्जर्स ने सांस लेते हुए थैंक यू कहा और बोले कि वो मेरे फैंस बन गए हैं। मॉन्स्टर रिकवर होकर अब मुझे देख रहा था। उसने मुझे अपना पहला टारगेट बनाया। लिसा ने कहा, उसने तुम्हारी एनर्जी लॉक कर दी है, अब इनविजिबिलिटी स्किल काम नहीं करेगी। मैंने कहा, फिक्र मत करो, मैं डायरेक्ट फाइट के लिए रेडी हूं। तभी आसमान से बिजली गिरी और मॉन्स्टर के सिर पर लगी। आ गई एम्प्रेस, वो भी असली रूप में। लेकिन मॉन्स्टर ने अब मुझे टारगेट बनाया। मैं पीछे कूदा, लेकिन उसने मुझे पकड़कर अपने सिर से जोरदार टक्कर मारी। असल में ये मेरा ट्रैप था। आर्मर की हिडन थॉर्न स्किल ने मॉन्स्टर को फिर से बहुत ज्यादा डैमेज दिया। वो पागलों की तरह भागा और बिल्डिंग से टकरा गया। मैंने जंप लगाकर स्पीयर से एक और क्रिटिकल हिट किया। मॉन्स्टर अब कमजोर पड़ चुका था। एम्प्रेस समझ गई कि लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। उसके अटैक से मॉन्स्टर नहीं मरेगा। उसने कहा, मैं तुम्हें बफ दे सकती हूँ, लेकिन इससे मेरी सारी डिवाइन पावर खत्म हो जाएगी। मैंने कहा, ट्राई करो। एम्प्रेस ने बिना देर किए पावर रिलीज की। सिस्टम ने बताया, स्पिरिट थंडर रिसीव्ड। अब मेरी स्पीड, अटैक, क्रिटिकल चांस सब बढ़ गए थे। अटैक्स में थंडर डैमेज भी जुड़ गया। मैंने सारे थॉर्न्स तोड़े और मॉन्स्टर के शरीर में जोरदार स्पीयर स्ट्राइक किया। थंडर डैमेज भी ट्रिगर हो गया और आखिरकार मॉन्स्टर मेरे हाथों मारा गया। मुझे इतना एक्सपीरियंस पॉइंट मिला कि मैं सीधा लेवल 28 तक पहुंच गया। लड़ाई खत्म होते ही मैं जमीन पर गिर गया। लिसा ने मेरी तारीफ की, जबकि एम्प्रेस अभी भी चेक कर रही थी कि चीता वाकई मरा है या नहीं। मुझे ये जानकर थोड़ा अजीब लगा कि उसे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिला। तब उसने बताया कि क्योंकि हम पार्टी में नहीं थे, इसलिए एक्सपी शेयर नहीं हुआ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। पहली बार मुझे इस सिस्टम का पता चला। नीचे मौजूद लोग चीता के मरने पर खुश थे, लेकिन अब बारी थी लूट डिस्ट्रीब्यूशन की। मरा हुआ चीता सिकुड़कर छोटा हो गया था। जैसे ही लोग लूट बांटने वाले थे, मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने साफ कहा कि मेरा हिस्सा सबसे बड़ा होना चाहिए। मैंने एम्प्रेस से सजेशन मांगा। उसने कहा, मुझे 60%, उसे 20% और बाकी लोग बचा हुआ हिस्सा बांट लें। ये सुनकर मैं सैटिस्फाइड था और दूसरों ने भी अपोज नहीं किया। मैं सीधे चीता पर चढ़ा और उसके शरीर से लेवल 3 मैजिक स्टोन निकाला। मैंने एम्प्रेस से सजेशन ली और उसने कहा कि ये मुझे ही लेना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को ये मंजूर नहीं था। आखिर ये हाई लेवल स्टोन था। लिसा इस लो लेवल सोच को देखकर डिसअपॉइंटेड हुई। मुझे माँ की सिखाई बात याद आई, जब कंट्रोवर्सी हो तो मुट्ठी से अच्छा कम्युनिकेशन टूल और कुछ भी नहीं है। मैंने स्टोन वापस चीता के शरीर में घुसा दिया और कहा, तुम लोग आपस में बांट लो, लेकिन अगर मेरा हिस्सा जरा भी कम हुआ तो कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मेरे प्रेशर को देखकर सब होश में आ गए और मान गए कि स्टोन मुझे ही मिलेगा। मैंने फिर से मैजिक स्टोन निकाला। उसी वक्त एम्प्रेस ने कहा कि मैं उसका हिस्सा भी संभाल लूं और बदले में वो अपने शेयर का 40% मुझे देगी। उसे सिर्फ चीता की स्किन चाहिए थी, बाकी हड्डियों को भी उसने मुझे दे दिया। ये सुनकर मैंने उसे तुरंत हाँ बोल दिया। बाकी लोगों ने भी एम्प्रेस की तरह नेगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने स्ट्रिक्ट एटीट्यूड दिखाया। मैंने कहा कि अब मुझे 50% मटेरियल चाहिए। मजबूरी में उन्हें मानना पड़ा। सारे मटेरियल प्रोसेस करने के बाद मैं घर जाने लगा, लेकिन एम्प्रेस ने रोका। उसने कहा कि मेरी इनविजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, वो भी मुश्किल से नोटिस कर पाई। असल में वो मेरे साथ पार्टी बनाना चाहती थी। मैंने सीधे मना कर दिया। उसने जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि उसे धरती पर और लड़ाइयां लड़नी थी। जाते जाते उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया। उसका नाम था कंगमराई, लेकिन मेरा उससे कांटेक्ट करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए कार्ड जेब में रख लिया। इतना मटेरियल लेकर मैं और लिसा घर लौट आए और वर्कशॉप में काम जारी रखा। मैंने पहले कुछ डिस्ट्रक्शन ट्रैप्स बनाने का फैसला किया। लिसा अभी सोच रही थी कि धरती पर इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स क्यों आ रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में कैटास्ट्रोफी हुआ था, लेकिन लेवल 3 के मॉन्स्टर्स पहले ही आ चुके थे। उसने कहा कि अभी धरती पर कोई भी सेकंड प्रोफेशन वाले प्रोफेशनल्स नहीं हैं। फिर भी मॉन्स्टर्स तीसरे लेवल तक डेवलप हो चुके हैं। इंसान डिवाइन पावर की मदद से दूसरी दुनिया में जाकर स्ट्रॉन्ग हो सकते थे, लेकिन मॉन्स्टर्स की ग्रोथ बहुत तेज थी। मैंने काल्मनेस के साथ कहा, फिलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो जो कर सकते हैं वही करते हैं। हमारी बातों से पता चला कि सिर्फ हमारे देश में ही
लेवल 3 मॉन्स्टर्स दिख रहे थे। मैंने अंदाजा लगाया कि ये डिस्ट्रक्शन ट्रैप्स की वजह से हो रहा है। मॉन्स्टर्स को इनसे खतरा महसूस हुआ और वो प्रेशर्ड होकर तेजी से डेवलप होने लगे। लिसा को पहले शक हुआ, लेकिन फिर मानना पड़ा कि ये हाइपोथेसिस सही हो सकता है। फिर भी अगर ट्रैप्स ना हो तो मॉन्स्टर्स इंसानों को मारकर और भी स्ट्रांग हो जाते। मतलब ट्रैप्स जरूरी थे, भले ही वो उनकी ग्रोथ को तेज कर रहे थे। मैंने ट्रैप्स बनाना जारी रखा। लिसा सोच रही थी कि क्या मुझे सच में सिर्फ ये चीजें बनाकर खुशी मिलती है। मैंने कहा कि मैं ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ। 1000 साल तक जिंदगी स्टेबल थी, ये न्यू थिंग्स एक्सपीरियंस करना ही मेरे लिए नया था। उसने कहा कि जब मैं और स्ट्रांग बनूंगा तो और भी अलग एक्सपीरियंसेस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यही मेरा भी मानना था कि खुद को लगातार स्ट्रांग बनाता रहूं। कुछ टाइम बाद रात हो गई और फेरीज वापस आई, जिन्होंने अपनी माना रिकवर कर ली थी। डिस्ट्रक्शन ट्रैप परफेक्ट करने के बाद वो अलग अलग देशों में डंजन सेट करने निकल गए। घर आकर मैं नहाया। आईने में देखकर लगा कि मेरा शरीर पहले से ज्यादा मस्कुलर हो गया है। मैंने लिसा से पूछा तो उसने कहा कि ये तो हर लेवल अप के साथ बढ़ता ही है। अब समझ आया कि चेहरा भी हैंडसम लगने लगा है। ये सुनकर मैं खुश होकर मसल्स दिखाने लगा। लिसा ने मुझे चिप्स फेंककर टीवी से हटने को कहा। अगले दिन सुबह उठते ही सिस्टम ने नई स्किल दी, रेस्ट। पहले तो मैं इसे हल्के में ले रहा था, लेकिन लिसा बोली कि ये एसएस लेवल डिफिकल्टी वाली स्किल है जिसे उसने भी मास्टर नहीं किया। असल में मैं हर रात बेटर स्लीप टेक्निक्स ट्राई करता था, इसी वजह से ये स्किल मुझे मिल गई। रेस्ट अभी सिर्फ स्लीप रिकवरी बढ़ाता था, लेकिन डेवलप होने के बाद बहुत पावरफुल होगा। लिसा ने बताया कि स्किल्स भी डेवलप हो सकती हैं, जैसे प्रोफेशंस। मेरी स्पीयर स्किल और बैटल स्किल भी अपग्रेड हो सकती थी, लेकिन कंडीशन बहुत हार्ड थी। मुझे लेवल 4 के मैजिक स्टोन चाहिए था, यानी अभी शॉर्ट टर्म में अपग्रेड पॉसिबल नहीं था। लिसा को लगता था कि मेरी लेवलिंग स्लो है, क्योंकि मेरा यूनिक प्रोफेशन ज्यादा एक्सपी कंज्यूम करता है। अभी मैं सबसे स्ट्रांग था क्योंकि 1000 साल की मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस थी, लेकिन बाकी लोग भी धीरे धीरे डिवाइन पावर सीखकर मुझे कैच कर लेंगे। अगर मैंने डिवाइन पावर मास्टर कर ली तो मैं ऐसा मॉन्स्टर बन सकता था जो गॉड को भी चैलेंज करे। 2 दिन बाद माँ मुझे दूसरी दुनिया से ब्रेकफास्ट देने आई और जल्दी लौट गई। तभी न्यूज में वही जगह दिखाई गई जहां मैंने जायंट चीटा को मारा था, लेकिन उसका डेड बॉडी गायब था। सबने कहा कि डंजन ने डेड बॉडी निगल लिया होगा, लेकिन मुझे शक हुआ कि चीता प्रेग्नेंट थी। और अचानक कैमरे में मैंने एक ब्लैक चीटा की प्रेजेंस देखी। शायद उसकी पावर इनविजिबिलिटी थी। मुझे अफसोस हुआ कि अगर जायंट चीटा को पूरा काटकर चेक किया होता तो ये हिडन डेंजर कभी न रहता। इस छिपे हुए खतरे की जड़ उन लोगों में थी जिन्होंने मटेरियल्स के लिए झगड़ा किया और बॉडी को टाइम पर नहीं काटा। लिसा की बातें मेरी जिम्मेदारी को कम नहीं कर सकती थी। मैं अभी भी काफी केयरलेस था। मेरी निराशा देख के लिसा को अचानक लगा कि वो मुझे पूरी तरह से अभी तक समझ ही नहीं पाई है। मुझे आखिर समझ आया कि जब चीता क्लियरली एक होपलेस सिचुएशन में था तो उसका स्ट्रगल अपग्रेड के लिए नहीं, बल्कि अपने पेट में छुपे बच्चे को हाइड करने के लिए था। मैंने पहले बॉडी को पूरा नहीं काटा था, लास्ट का आधा सीन पर मौजूद लोगों के लिए छोड़ दिया था। अब पीछे सोचूं तो चीता का बच्चा डेफिनेटली अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का यूज करके अंदर ही छुप गया होगा, और जब मैं चला गया तो लोग लूट के बंटवारे के लिए झगड़ पड़े। इसलिए माँ चीता का बॉडी शायद काफी देर तक पड़ा रहा और बच्चा शायद तभी पैदा हुआ। लेकिन अब लिसा ने और भी खराब रिजल्ट के बारे में सोचा। चीता को मारने में कई लोग शामिल थे। छोटा चीता पैदा होते ही अपनी माँ का बॉडी खा गया और वहाँ कई फर्स्ट लेवल ह्यूमंस मौजूद थे। ये सुनते ही मैं पूरा कांप गया और पूछा, क्या ये छोटा चीता 3rd लेवल का है? लिसा ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, स्पेशल इनविजिबिलिटी एबिलिटीज वाला छोटा चीता डेफिनेटली 3rd लेवल का है। ये सुनकर मैं चुप हो गया और नॉइजी टीवी बंद कर दिया। लिसा सच में जानना चाहती थी कि क्या मुझे मॉन्स्टर का सामना करने का कॉन्फिडेंस है। इस पर मैं नेचुरल कॉन्फिडेंस से भरा था। उसकी एबिलिटी भी इनविजिबिलिटी थी और मुझे जरूरी नहीं कि उससे हारना पड़े। मेरे कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को देखकर लिसा ने मुझे कुछ गुड न्यूज भी दी। अगर उसकी इनविजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है तो उसकी डिफेंस और अटैक कंपैरेटिवली वीक होगी, और वो अभी न्यूबॉर्न था तो उसकी स्ट्रेंथ पिछली चीता से ज्यादा नहीं होगी। तो मैंने नए इक्विपमेंट्स बनाने की तैयारी की। मुझे जल्दी इसका पीछा करना था, वरना अगर वो सिटी के सेंटर तक पहुंच गया तो बाकी बचे ह्यूमंस खतरे में पड़ जाते। लेकिन तभी मुझे याद आया कि कोई और है जो मेरी मदद कर सकती है, एम्प्रेस। वो मुझे पावरफुल बफ्स दे सकती थी। तो मैंने तुरंत फोन निकाला और उसे कॉल करने की तैयारी की। ये देखकर लिसा ने रिमाइंड किया कि इसका मतलब मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। कुछ ही देर में मैं वर्कशॉप के पास एक फोन बूथ पर पहुंचा। फिर मैंने कांग मेरे का नंबर डायल किया। हालांकि मैंने पहले कहा था कि मैं उससे कांटेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन सिचुएशन स्पेशल थी। उसकी हेल्प से मेरी जीत की चांस काफी बढ़ जाती। उसी टाइम एम्प्रेस को कॉल मिली, लेकिन पब्लिक फोन नंबर ने उसे कंफ्यूज कर दिया। कॉल कनेक्ट होने पर उसने मेरी आवाज नहीं पहचानी। मजबूरी में मुझे वो टाइटल रिवील करना पड़ा जो लोगों ने मुझे दिया था। ये सुनकर एम्प्रेस को फाइनली समझ आया कि मैं ही उसे ढूंढ रहा हूँ। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत उसे मॉन्स्टर के बॉडी के गायब होने का असली रीजन बता दिया। सिचुएशन बहुत सीरियस है ये समझकर एम्प्रेस ने साफ तौर पर मेरी हेल्प के लिए हाँ कह दी।
लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये था कि उसने ये भी कहा कि वो आर्मी से कांटेक्ट करेगी ताकि वो भी मेरी मदद कर सके। हेल्पर अब सेफ था और इक्विपमेंट्स में थोड़े एडजस्टमेंट्स करने का टाइम था। वर्कशॉप में पहुंचकर मैंने एम्प्रेस से मिली कई मटेरियल्स निकाले। मॉन्स्टर की इनविजिबिलिटी स्पेशल एबिलिटी को टारगेट करते हुए मैं एक खास हथियार बनाना चाहता था। वेपन्स के लिए मेरा लॉन्ग स्पीयर ऑलरेडी काफी था, लेकिन मुझे चाहिए था एक लॉन्ग रेंज थ्रोविंग वेपन। ओपोनेंट की एबिलिटी इनविजिबिलिटी थी, लेकिन शायद मेरी इनविजिबिलिटी एबिलिटी जितनी स्ट्रांग नहीं थी। इस टाइम एम्बुश करना बेस्ट स्ट्रैटेजी थी। कुछ ही देर में मैंने माँ चीता की हड्डियों से एक हार्पून बनाया। ये नॉर्मल स्पीयर से अलग था। इसके बार्ब्ड सिरा प्रे को मजबूती से पकड़ सकता था और मैं इसमें और चीजें ऐड करने वाला था। हार्पून में स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर थी, लेकिन अगर इसके पीछे की रोप टूट गई तो खतरनाक हो जाता। तो मैंने चीता की स्किन को रोप के रूप में यूज करने का डिसाइड किया। जल्द ही लिसा ने परफेक्टली तैयार किए हुए इक्विपमेंट्स देखे और डाउट किया कि क्या मैंने डिवाइन मैजिक का यूज किया। ये सुनकर मैं स्पीचलेस था। अगर मैंने डिवाइन पावर मास्टर कर ली होती तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती। मैं सीधा मॉन्स्टर की पिटाई करने चला जाता। आखिरकार कई घंटों बाद सब तैयार हो गया। जब लिसा ने देखा कि मैं माँ चीता की हड्डियों से उसके बच्चे का शिकार करने जा रहा हूँ तो उसने महसूस किया कि मैं बहुत क्रूर हूँ, लेकिन ये भी काफी नहीं था। तो मैंने एक हाई लेवल मैजिक स्टोन निकाला। ये देखकर लिसा ने तुरंत मुझे रोकने की कोशिश की। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं एक हार्पून पर इतना बड़ा रिस्क लूंगा, लेकिन ये रिसोर्सेज का पूरा यूज था। अगर मैं छोटे चीता को नहीं मार पाया तो इस मैजिक स्टोन को रखने का कोई फायदा नहीं था। जल्द ही मैजिक स्टोन की पावर से लोडेड हार्पून ने स्ट्रॉन्ग एनर्जी रेडिएट करना शुरू किया। अब हार्पून हाई ग्रेड यूनिक लेवल तक पहुंच गया था और उसकी सारी एट्रीब्यूट्स 20% बढ़ गई थी। ये इफेक्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से डबल था। ये हाई लेवल मैजिक स्टोन की पावर ही होनी चाहिए। नए बने इक्विपमेंट्स लेकर मैं फिर से एम्प्रेस से कांटेक्ट करने के लिए फोन बूथ पहुंचा। वो पहले से ही स्क्वायर की तरफ जा रही थी। मैंने उसे तुरंत अंदर न जाने को कहा। मॉन्स्टर के पास इनविजिबिलिटी स्किल थी और केयरलेस एंट्री अटैक में बदल सकती थी। छोटा चीता उसी जगह के पास होना चाहिए जहां माँ चीता मरी थी। वो बहुत पॉसिबल है कि अपनी माँ का बदला लेने की तलाश में हो, तो मैंने एम्प्रेस को सावधान रहने के लिए कहा। आखिरकार माँ चीता को हमने ही मारा था। फिर लिसा ने अचानक आगे व्हीकल्स देखे। कार में बैठी शख्स एम्प्रेस कैंग मेरे थी। हालांकि वो अभी भी मेरी पहचान नहीं जानती थी। एम्प्रेस ड्राइव करते हुए मेरी प्लान के बारे में पूछ रही थी। मेरी प्लान सिंपल थी, हार्पून का यूज करके उसे गिराना ताकि वो इनविजिबिलिटी एबिलिटी यूज न कर सके। मैं पहले इंसिडेंट साइट पर एंट्री करूंगा। जल्द ही लिसा को भी फील हुआ कि छोटा चीता पास ही है। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी तक मेरे अराइवल को नोटिस नहीं किया, जिससे एम्बुश करना और इजी हो गया। फिर मैंने हार्पून के दूसरे एंड को जमीन में मजबूती से फिक्स कर दिया। अब मुझे बस छोटे चीता के आने का वेट करना था। उसकी एनर्जी मेरी और लिसा की परसेप्शन से बच नहीं सकती थी। कुछ ही देर में एक अजीब ठंडी एनर्जी धीरे धीरे फैलने लगी। उस पल मेरे बगल में छोटा चीता खड़ा था, लेकिन उसने मुझे नोटिस नहीं किया था। वो अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसे नहीं पता था कि लिसा और मैं पहले ही उसे लॉक कर चुके हैं और इनविजिबिलिटी स्टेट में मेरे पैसिव ने हर एक को 10% डैमेज बोनस दे दिया। अगले ही पल मैंने अचानक हार्पून फेंका। स्पीड से उड़ता हुआ हार्पून सीधा वार करने की इच्छा लेकर आया और फिर उसने छोटे चीता के शरीर को जोरदार तरीके से हिट किया। इस अचानक अटैक ने चीता को दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन असली दर्द तो अभी बाकी था। मेरे हमलों में एक्स्ट्रा डैमेज था, लेकिन फिर भी हार्पून ने चीता के शरीर का सिर्फ आधा हिस्सा ही छेदा। लकीली उसकी डिफेंस और अटैक बहुत स्ट्रांग नहीं थे, वरना असर बहुत कम हो जाता। दर्द से तड़पते हुए चीता अब गुस्से में मुझे घूरने लगा। लिसा ने तुरंत मुझे वार्न किया और मैंने तुरंत रिएक्ट किया। तभी मॉन्स्टर का अटैक मेरी ओर मुड़ा। उसकी स्पीड अनबिलीवेबल थी, लेकिन मैं किसी तरह इस वार से बच गया। जैसे ही चीता पीछा करने की तैयारी करने लगा, मेरे फेंके गए हार्पून ने आखिरकार अपना असली काम करना शुरू किया। चीता को महसूस हुआ कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि पीछे से हार्पून की रोप ने उसे जकड़ रखा था। उसके शरीर में फंसे बार्ब्स उसे और भी दर्द दे रहे थे। रोप मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। अब मुझे बस यही करना था कि बचे हुए हार्पून से उस पर लगातार अटैक करता रहूं और ये बैटल लगभग जीत ली जाएगी। अगले ही पल मैंने तुरंत दूसरा हार्पून उठाया। चीता के दर्द से डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा उठाते हुए मैंने अचानक उसे भी फेंक दिया और यह हार्पून भी चीता के फ्लैश को चीर गया। उसकी टेरिफाइंग चीख सुनकर मेरा मन हुआ कि सारे हार्पून इस्तेमाल करके इसे खत्म कर दूं, लेकिन तभी मुझे क्राइसिस का एहसास हुआ। वो दर्द झेलकर भी मुझ पर टूट पड़ा। मैंने दोनों हाथ उठाकर इस अटैक को ब्लॉक किया। एक पल में मेरे ग्लव्स टूटकर चकनाचूर हो गए। इस जबरदस्त इंपैक्ट ने मुझे कई मीटर पीछे धकेल दिया, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि उन ग्लव्स में लगी मेरी बनाई स्पेशल बोन ब्लेड अब टुकड़ों में बिखर गई थी। हालांकि मेरी आर्म सेफ थी, अब उन्हें बाद में रिपेयर करना होगा। ये देखकर लिसा भी शॉक्ड रह गई।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ग्लव्स सच में काम करेंगे। तभी चीता ने अपने पंजे घुमाए और उनसे निकला एक शार्प एनर्जी ब्लड ब्लेड। मैं तुरंत जंप करके उस अटैक से दूर हो गया, लेकिन ब्लड ब्लेड की डिस्ट्रक्टिव पावर देखकर मैं और लिसा दोनों दंग रह गए। होश में आते ही लिसा बोली कि यही उसकी एबिलिटी है। उसका यह अटैक मुझे भी सरप्राइज कर गया। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इसके पास लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी होगी, लेकिन यही तो लेवल 3 वाले मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ होती है। अब चीता की मूवमेंट में थोड़ी स्लोनेस साफ दिखाई दे रही थी। लगातार वायलेंट एक्शन से उसके घावों से ब्लीडिंग हो रही थी। जितना वो स्ट्रगल करता उतनी ही उसकी चोटें और बढ़ रही थीं। लग रहा था कि छोटा चीता अब हालात समझ चुका था। अगले ही पल उसने अपने मुंह से हारपून की रोप काट डाली। ये देखकर लिसा ने तुरंत मुझे वार्न किया कि अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो वो सारी रस्सियां तोड़ देगा। मैंने जल्दी से आयरन पोस्ट उठाया और हारपून को ग्राउंड में फिक्स कर दिया। पहले तो मैं सोचता था कि मॉन्स्टर्स में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, लेकिन अब साफ था कि जब ये हायर लेवल तक पहुंचते हैं तो स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस दोनों में बहुत सुधार हो जाता है। मैंने फिर हारपून उठाया, तैयार कि उसकी मूवमेंट को ब्लॉक कर सकूं। छोटे चीता ने भी बिना हिचक दूसरा ब्लड ब्लेड छोड़ा, लेकिन मैं फिर भी उससे बच निकला। फिर मैंने पूरी फोर्स से हारपून फेंका। इस बार मेरा टारगेट था उसका पंजा। उसके शरीर में पहले से ही 3 हारपून धंसे हुए थे और अब पंजे में फंसा हारपून उसे अटैक करने से रोक रहा था। चीता पागलों की तरह चीख उठा। लिसा ने मेरे थ्रोइंग स्किल की प्रेज की। उसकी यह रेयर प्रशंसा सुनकर मैं खुश हो गया, लेकिन अभी भी लापरवाह नहीं हो सकता था। छोटे चीता को इतनी आसानी से मारना पॉसिबल नहीं था। तभी पीछे से लाउड नॉइज आई। वो थी एम्प्रेस कांगमिरे। वह अब अपने सोल्जर्स के साथ पहुंच चुकी थी। सामने जूझते मॉन्स्टर को देखकर उसने तुरंत अटैक शुरू किया। उसकी हथेलियों में इलेक्ट्रिक एनर्जी चमकने लगी। उसने पूरी स्ट्रेंथ से अपनी पावर रिलीज की। इस बार की बिजली पिछली बार से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। उसका वार छोटे चीता पर बहुत हैवी पड़ा और अब उनकी कार भी आकर मेरे सामने रुकी। कार से उतरकर एम्प्रेस ने सरप्राइज होकर देखा कि मैंने वाकई मॉन्स्टर को कैप्चर कर रखा है। उसके आने से मैं बेहद एक्साइटेड हो गया। वो बिल्कुल राइट टाइम पर आई थी। मैंने तुरंत उसके साथ स्ट्रेटेजी पर डिस्कस किया। मेरी प्लान थी कि एम्प्रेस इलेक्ट्रिक अटैक करके मेरे वॉर का साथ दे। एम्प्रेस की स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ती जा रही थी। साफ था कि उसकी असली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही तो बेस्ट था। जितनी वो स्ट्रांग होगी, शिकार उतना ही इजी होगा। चीता ने उसके अटैक का सामना किया, लेकिन अब उसका शेक करता बॉडी उसकी वीकनेस दिखा रहा था और अब असली हंटिंग बैटल शुरू हो चुकी थी। मैंने फिर से हारपून पोस्ट को ग्राउंड में ठोक दिया। छोटा चीता अभी अभी एम्प्रेस की बिजली से पैरालाइज हुआ था। उसके शरीर में पहले से ही 3 हारपून धंसे हुए थे। अब वो कहीं नहीं जा सकता था। मैंने पूरी फोर्स से अगला हारपून फेंका। इस बार उसका दूसरा पंजा टारगेट बना। छोटा चीता बहुत पावरफुल था। मुझे डर था कि पोस्ट टूट सकते हैं, इसलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। मैंने एम्प्रेस से उसकी कंडीशन पूछी। उसने कहा कि अभी तुरंत बिजली गिरा सकती है, लेकिन अगर 2 मिनट और रुके तो उसका अटैक और भी स्ट्रांग होगा। मैंने उससे कहा कि 2 मिनट में वार करे, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को उलझाए रखूंगा। चीता लगातार अटैक झेलकर भी खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। लिसा और मैं समझ गए थे कि उसकी स्टेमिना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मैंने फिर हारपून उठाया और अगले ही पल अटैक किया। चीता दर्द से ग्रोंड करने लगा, लेकिन पंजों में दर्द होने के बावजूद उसने फिर कई ब्लड ब्लेड छोड़े। मुझे लगा उसका टारगेट मैं हूँ, लेकिन उन अटैक्स ने आसपास की बिल्डिंग्स और ग्राउंड को हिट किया। जैसे ही मैं सोच रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तभी ग्राउंड स्ट्रांगली शेक करने लगी। ये उसकी दूसरी एबिलिटी थी, मिनरलाइजेशन। ये देखकर एम्प्रेस ने उसकी पावर रोकने की तैयारी की, लेकिन छोटे चीता ने तुरंत इलेक्ट्रिक फोर्स को भांप लिया और कार पर पागलों की तरह टूट पड़ा। उसके अटैक इतने वायलेंट थे कि एम्प्रेस ब्लॉक हो गई और वो चीता को टारगेट नहीं बना सकी। फिर चीता और भी क्रूर हो गया। उसने जबरदस्ती अपना पैर हारपून से खींच लिया, चाहे उसका शरीर फट क्यों न जाए। उसकी इस रूथलेसनेस ने मुझे हिला दिया, लेकिन मेरी किल करने की चाह और भी स्ट्रांग हो गई। अब उसका पैर फ्री हो चुका था, लेकिन मुझे एम्प्रेस की बिजली से उसके पैरालाइज होने का इंतजार करना था। मैं तुरंत एम्प्रेस की कार की रूह पर कूद गया और पूछा कि क्या उसके पास कोई और हथियार है। तभी पास खड़े सोल्जर ने गन निकालकर पूछा, क्या ये काम करेगी? ये देखकर मैं और एम्प्रेस दोनों साइलेंट हो गए, लेकिन इस टाइम गन बेस्ट ऑप्शन था। मैंने एम्प्रेस से गन मांगी। गन लेकर मैं स्पीड से चीता की ओर भागा। छोटे चीता की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बेहद स्ट्रांग थी। उसका पागलपन बता रहा था कि क्लोज कॉम्बैट बहुत रिस्की है। हारपून को पकड़ने वाले पोस्ट भी अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि उसके मिनरलाइजेशन स्किल ने मिट्टी को ढीला कर दिया था। यही सोचते हुए चीता पहले ही एक पोस्ट से फ्री हो चुका था। रोप अभी भी स्ट्रांग थी, लेकिन बिना हारपून के टूट नहीं सकती थी। पास खड़ी एम्प्रेस बेचैन नजर आ रही थी, लेकिन उसके पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक में अभी भी 1 मिनट बाकी था। छोटा चीता तेजी से पागल होता जा रहा था और लगातार अपने मिनरलाइजेशन स्किल को एक्टिवेट कर रहा था। मुझे डर था कि ये पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, इसलिए मैंने तुरंत हाथ में गन उठा ली। फिर मैंने उस पर एम किया और बुलेट्स की बारिश
बारिश कर दी। अनएक्सपेक्टेडली मेरी छोड़ी हुई बुलेट्स ने सच में चीता की आइज को इंजर कर दिया। ये मेरे शूटिंग स्किल के मैक्स लेवल पर पहुंचने की वजह से था। कार में एम्प्रेस भी शॉक्ड रह गई। उसे यहाँ तक डाउट हुआ कि मेरी गन एनहांस्ड है, क्योंकि लेवल 3 मॉन्स्टर्स नॉर्मली किसी भी कंडीशन में गन से हंट नहीं होते। वन पॉसिबिलिटी ये थी कि मेरी टेक्निक ने फायर आर्म को उसकी लिमिट से आगे पुश कर दिया था, लेकिन जल्द ही मेरी फायर पावर छोटे चीते को दबा नहीं पाई और मैंने एम्प्रेस को अर्जेंटली बुलाया। उसने तुरंत जवाब दिया, बस 7 सेकंड और मैं पावरफुल लाइटनिंग अटैक लॉन्च कर सकती हूँ। उसी पल छोटा चीता सभी हार्पून से सक्सेसफुली फ्री हो गया, लेकिन मैंने तुरंत गन फेंक दी, फिर एक हार्पून उठाया और चीता पर जोरदार स्ट्राइक मारा। शार्प पेन ने इसे रिस्पॉन्स देने में हेल्पलेस बना दिया और एम्प्रेस का अटैक फाइनली फुल चार्ज हो गया। अगले ही पल बिजली उसकी फिंगर से फट पड़ी और फिर टेरिफाइंग लाइटनिंग चीता के सर पर गिर गई। एक ही पल में मॉन्स्टर पूरी तरह से थंडर में घिर गया। एम्प्रेस लगातार बिजली जनरेट करती रही, लेकिन डाइंग चीता फिर भी एम्प्रेस को मारने की कोशिश कर रहा था। फ्री होने के बाद चीता ने तुरंत अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी एक्टिवेट कर ली। इससे एम्प्रेस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहां से अटैक करेगा, लेकिन इससे पहले कि चीता एम्प्रेस पर हिट कर पाता, मैं ऑलरेडी उसके सिर के ऊपर पहुंच चुका था। नेक्स्ट मोमेंट मेरे हाथ में हार्पून ने जोरदार तरीके से उसकी स्कल को पियर्स कर दिया। अपनी लास्ट सांस लेते हुए छोटा चीता फाइनली जमीन पर गिर पड़ा। खतरा टल जाने के बाद एम्प्रेस क्यूरियस थी कि मैंने चीता को कैसे डिटेक्ट किया, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया, बल्कि अनगिनत रोप्स का यूज करके चीते को बांध दिया। लीसा को समझ नहीं आया कि मैंने मॉन्स्टर को तुरंत क्यों नहीं मारा। इसे देखकर मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि मैं सब कुछ अकेले नहीं रख सकता था। जब एम्प्रेस आई तो वो मेरे एक्शन से हैरान थी, क्योंकि इस बार मैंने खुद उसे टीम में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था और मैं पूरा एक्सपीरियंस अपने पास नहीं रखना चाहता था। हालांकि ये इनवाइट उसे थोड़ा सडन लगा, लेकिन एम्प्रेस खुशी खुशी मेरी टीम में शामिल हो गई। कुछ टाइम बाद सिस्टम ने नोटिफाई किया कि हमने सक्सेसफुली टीम बना ली है। उस पेज को देखकर, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मेरा फेस अननोन एक्साइटमेंट से भर गया। एम्प्रेस मुझे इतना खुश देखकर कंफ्यूज थी, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या ये मेरी फर्स्ट टाइम टीम बनाना था, तो मैं तुरंत काल्म हो गया और एक्सक्यूजेस देने लगा। अब बारी थी इस लेवल 3 मॉन्स्टर को बुचर करने की। डाइंग चीता को देखते हुए मैंने उसे फाइनल गुड बाय दिया, फिर सीधे उसे किल कर दिया। चीता को किल करने से मिला एक्सपीरियंस मुझे सीधा लेवल 36 तक ले गया। सभी एट्रीब्यूट्स 10 पॉइंट्स बढ़ गए। पास में लीसा मुझे इतने लेवल्स अप होते देखकर संतुष्ट लगी, लेकिन लेवल अप करने के बाद मुझे चक्कर आने लगे। ये एक बार में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के कारण था। पास में एम्प्रेस को भी नौजिया फील हुआ। लीसा ने बताया कि लेवल 3 मॉन्स्टर्स को किल करने से लेवल 2 के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। कंटिन्यूअस लेवलिंग की वजह से साइड इफेक्ट्स ने हमें बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद हम ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद एम्प्रेस और मैं फाइनली नॉर्मल हो गए। अब लूट डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आ गया था। मैं ओरिजिनली इंटैक्ट चीते की स्किन का यूज आर्मर को रीमेक करने के लिए करना चाहता था, लेकिन स्किन अब परफेक्ट इक्विपमेंट नहीं बना सकती थी। हालांकि स्किन लूज होना सैड था, लेकिन अगर मुझे एक मैजिक स्टोन मिल जाए तो वो काफी बड़ा कॉम्पेंसेशन होता। मॉन्स्टर्स की 100% मैजिक स्टोन ड्रॉप रेट नहीं होती, और लेवल जितना हाई होता है, स्टोन कंडेंस होने की प्रायिकता उतनी ही कम होती है। चीते की स्किन काटने के बाद मैं अंदर पहुंचा और सर्च करने लगा। कुछ टाइम बाद मुझे कुछ फील हुआ और मैंने उसे बाहर निकाला। मेरे हाथ में जो ग्लो कर रहा था वो एक लेवल 3 मैजिक स्टोन था। इसका मतलब था कि मैं स्किल एवोल्यूशन से सिर्फ 2 कंडीशंस दूर था। लेकिन अब जबकि मैं एम्प्रेस के साथ टीम में था, तो मैजिक स्टोन उसका भी हिस्सा होना चाहिए था। ये देखकर एम्प्रेस ने कहा कि उसका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने कहा, तुम्हारे बिना मैं किल अचीव नहीं कर सकता था। मेरी बात सुनकर एम्प्रेस बहुत खुश लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लूट में उसे मेरी रिकॉग्निशन मिलेगी। उसने भी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसने देखा कि मुझे सच में मैजिक स्टोन की जरूरत है। फिर उसने खुद कहा कि स्टोन को शेयर करने की जरूरत नहीं, बस मैं मॉन्स्टर के बुचर्ड रिमेन्स का हाफ हिस्सा उसे दे दूं। मेरे सरप्राइज फेस को देखकर एम्प्रेस ने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया। उसने कहा, आज की दुनिया में बुचर और ब्लैकस्मिथ स्किल्स वाले लोग सबसे पॉपुलर हैं। अगर आप बुचरिंग से रिवॉर्ड्स नहीं निकाल सकते, तो चाहे आप कितने भी मॉन्स्टर स्किल कर लो, कोई फायदा नहीं। इसलिए तुम्हारा यूनिक बचरिंग स्किल किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने चीता को कट करना शुरू किया, एम्प्रेस ने अपने लोग बुलाए ताकि मटेरियल ले जाने में हेल्प कर सकें। सीन देखकर लीसा ने सोचा कि मुझे एम्प्रेस के साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। आखिर ऐसी बैकग्राउंड और स्ट्रेंथ वाले लोग रेयर होते हैं। हालांकि लीसा राइट थी, लेकिन सोशली एंग्शियस होने की वजह से मेरे लिए रिलेशनशिप बनाना अभी भी मुश्किल था। कुछ देर बाद मैंने फाइनली छोटे चीते को पूरी तरह से कट कर दिया। एम्प्रेस के साथ आए लोग कई ट्रक्स लेकर आए थे और उसने सबको मटेरियल लोड करने का इंस्ट्रक्शन दिया। मटेरियल हैंडल करने के बाद एम्प्रेस ने मुझे बहुत थैंक्स कहा कि मैंने न सिर्फ उसे एक्सपीरियंस दिलाने के लिए साथ लिया, बल्कि उसे ह्यूज मॉन्स्टर मटेरियल भी दिया। ये देखकर मैंने कहा कि छोटे चीते को किल करने में उसने भी बहुत मदद की। लेकिन फिर एम्प्रेस ने मुस्कुराते हुए हमारी टीम को डिसमिस करना चाहा। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा कि शायद मैंने कुछ ऐसा किया जो उसे पसंद नहीं आया, लेकिन एम्प्रेस ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे और तुम्हारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो शायद मैं तुम्हें पीछे खींच लूंगी। जब मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारे बराबर होगी,
तब मैं तुम्हें फिर से टीम इनवाइट भेजूंगी। उसके रियल थॉट्स जानकर मैंने फोर्स नहीं किया और अग्री किया कि फ्यूचर में मैं इस पर जरूर कंसिडर करूंगा। मेरी रिस्पॉन्स पाकर एम्प्रेस ने मेरे कैरेक्टर की बहुत तारीफ की। उसने सोचा कि मैं पहले की तरह प्रिंसिपल्स वाला हूँ। उसी वक्त मैंने भी एम्प्रेस का बढ़ाया हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल हमारी टीम डिसमिस हो गई। हालांकि मुझे अकेले होने की फ्रीडम वापस मिल गई थी, लेकिन एक साथी खोने से मुझे थोड़ा सैडनेस हुआ। फिर भी मैंने एम्प्रेस के चॉइस का रिस्पेक्ट किया। फ्यूचर में जब हम दोनों स्ट्रॉन्गर होंगे तो फिर से साथ काम करेंगे। इस बीच एम्प्रेस के साथ आए लोगों ने कहा कि अब जाने का टाइम है, लेकिन जैसे ही वो ड्राइव करने वाले थे, एम्प्रेस को अचानक कुछ याद आया। उसने मुझे रोक लिया जब मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था। असल में उसे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और रियल नेम चाहिए थे और उसने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगी। सनसेट में एम्प्रेस को देखकर मुझे लगा कि वो ट्रस्टवर्दी है और लगातार 2 फाइट्स के बाद मुझे लगा कि मेरे दिल में ऑलरेडी आंसर है। फिर मैंने उसे अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दोनों देने का फैसला किया। मेरा नाम जानने के बाद एम्प्रेस हैप्पीली बोली कि वो जरूर मुझसे कांटेक्ट करेगी और ये लगता था कि पहली बार मैंने किसी लड़की के साथ नंबर्स एक्सचेंज किए थे। मेरी करंट कंडीशन देखकर लीसा मुझे छेड़े बिना नहीं रह सकी। शाम को मैं फॉर्जिंग वर्कशॉप में वापस आया। छोटे चीते को किल करने और लेवल 3 मैजिक स्टोन पाने के बाद मेरी मार्क्समैनशिप एवोल्यूशन से सिर्फ 2 कंडीशंस बाकी थीं, लेकिन मेरा एसएस लेवल कंफर्ट स्किल अभी भी काफी दूर था, स्पेशली क्योंकि उसमें 500 लीटर ट्रोल ब्लड चाहिए था। अब तक धरती पर कोई ट्रोल नहीं मिला था। फ्यूचर में ट्रोल को एफिशिएंटली किल करने के लिए मैंने लीसा से ट्रोल नॉलेज के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे। उसने बताया कि ट्रोल्स के पास एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिजनरेटिव एबिलिटीज होती हैं। तब मुझे समझ आया कि कंफर्ट स्किल एवोल्यूशन के लिए ट्रोल ब्लड क्यों चाहिए था। शायद ये इवॉल्व हुए कंफर्ट को हीलिंग एबिलिटीज दे सकता है। मेरे अंदाजे को लीसा ने कंफर्म किया और मेरी कंफर्ट स्किल के लिए एंटिसिपेशन और भी बढ़ गई। नेक्स्ट, मुझे अपने स्पीयर को फिर से स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी, वरना ये आने वाले मॉन्स्टर्स पर इफेक्टिव नहीं होगा। मैं चाहता था कि लीसा डंजन बनाने में यूज किए जाने वाले कुछ मैजिक स्टोन्स मेरे साथ शेयर करे, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि अनयूज्ड मटेरियल्स हेवन द्वारा रिकॉल हो जाते हैं। मैजिक स्टोन अपग्रेड के बिना मैंने पहले बाकी मटेरियल्स हैंडल करने की सोची, लेकिन मॉन्स्टर का मीट अभी भी टॉक्सिन से भरा लग रहा था और मुझे नहीं पता था इसे कैसे सॉल्व करूं जब तक कि मुझे तुरंत पॉइजन रेजिस्टेंस ना मिल जाए। तभी अचानक हाई टेम्परेचर ने मेरा हाथ जला दिया और मॉन्स्टर का मीट नीचे गिर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इटर्नल फ्लेम एक्चुअली मॉन्स्टर का मीट खाना पसंद करती है। पॉइजन रेजिस्टेंस हासिल करने के बाद मैं खुद इसका टेस्ट लेना चाहता था, लेकिन लीसा को लगा कि मॉन्स्टर का मीट अब तक रॉटन हो चुका होता है। हालांकि फ्लेम द्वारा रिफाइंड मीट देखकर मुझे अजीब फील हुआ। फिर इटर्नल फ्लेम के अंदर के मीट पीसेस चेंज होने लगे। जैसा मैंने सोचा था वैसा चारकोल नहीं बना। फ्लेम द्वारा रिफाइन होने के बाद जो सामने आया उसने मुझे हैरान कर दिया। रिफाइंड मीट इलास्टिक और टफ हो गया। मेरे एक्साइटेड फेस को देखकर लीसा क्यूरियस थी कि मैं इसके साथ क्या करने की प्लान कर रहा हूँ। मैंने मीट को हैमर से मारते हुए उसे अपने प्लान्स बताए। ये इटर्नल फ्लेम द्वारा रिफाइन हुआ था, इसलिए इसमें हाई फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर मैं इससे स्लिंग शॉट जैसी कोई चीज बनाऊं तो ये श्योरली इफेक्टिव होगी। फिर मैंने बड़ी मात्रा में मीट फ्लेम में डाल दिया। रिफाइंड मीट को प्रोसेस करते हुए मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से स्लिंग शॉट ब्लूप्रिंट बनाना शुरू किया, जिसका काम चीते के टीथ हमो करेंगे। उनकी शार्पनेस बोन्स से कहीं ज्यादा थी। कुछ समय बाद कई बड़े टूथ बॉल्स सक्सेसफुली तैयार हो गए। कई घंटों बाद मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्लिंग शॉट गन भी रेडी हो गई। अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर अपग्रेड यूज नहीं कर सका। स्लिंग शॉट बेसिकली कंप्लीट था और रिफाइंड मीट बेस्ट स्ट्रिंग साबित हुआ। ये नया वेपन डेफिनेटली लेथल होगा। बस एक कमी थी कि इसका यूज करना काफी मुश्किल था, क्योंकि सिर्फ एमो लोड करना ही मेरे लिए बहुत परेशान करने वाला था। रियल फाइट में इसे लगातार यूज करना अनरियलिस्टिक लग रहा था, लेकिन एक फाइनल ट्रम्प कार्ड के तौर पर यह परफेक्ट था। लकीली डिवाइन आर्ट्स के बाद स्लिंग शॉट को 20% लोडिंग स्पीड बूस्ट मिला। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस थी, लेकिन लीसा को अभी भी लगा कि स्लिंग शॉट में बहुत फ्लॉज हैं, क्योंकि इसकी लेंथ प्लस टीथ लगभग 3 मीटर थी। हालांकि ये वेपन बेसिकली बड़े मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए था। मैंने छोटे मॉन्स्टर्स के लिए वेपन्स बनाने के लिए चीते की बोन्स यूज करने की सोची। पूरा दिन नए वेपन्स बनाने के बाद अगली सुबह भी मैंने रेस्ट नहीं किया, बल्कि डंजन बनाना कंटिन्यू किया। फेरीज भी अभी अभी अपनी मैजिक पावर रिकवर कर चुकी थीं, तो वो सब मेरे डंजन बनाने को देखने आ गई। अब लीसा के पास मेरे बनाए हुए 17 डंजन्स थे। मेरे ट्रैप्स का इफेक्ट देखकर उसने बताया कि मुझे सिर्फ 8 और बनाने की जरूरत है, क्योंकि फेरी रिकॉर्ड से पता चला कि चाहे ड्यूनेंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनकी लिमिट होती है। अगर सारे मॉन्स्टर्स ड्यूनेंस में अट्रैक्ट हो गए तो एक्स्ट्रा ट्रैप्स डिवाइन पावर से क्लैश करेंगे, जिससे धरती पर अनप्रेसिडेंटेड पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर होंगे। फिर वो डंजन्स के जरिए और स्ट्रॉन्गर बनेंगे। मैं पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। अगर फेरी लेवल या उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स अपीयर हुए तो शायद धरती का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। यही रीजन था कि लीसा ने कहा कि मुझे सिर्फ 8 और डंजन्स बनाने की जरूरत है।
लेकिन पास के मेल फेरी हिल थोड़े इम्पेशेंट लग रहे थे क्योंकि धरती पर बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स आ रही थी और उनकी नजर में इन सारी परेशानियों में सबसे ज्यादा ट्रबल मेकर मैं ही था। एंजल हिल चाहता था कि लीसा फ्यूचर में मुझे डिसिप्लिन करे, लेकिन लीसा ने उसका विरोध किया क्योंकि उसे गॉड ने मेरी मदद करने के लिए भेजा था, डिसिप्लिन करने के लिए नहीं। और उसके पास ये डिसाइड करने का और भी कम हक था कि मैं क्या करूं। ये सुनकर हिल खुद को रोक नहीं पाया और लीसा का मजाक उड़ाने लगा, ये सोचकर कि वो बहुत जिद्दी है। जैसे ही उसने ये बोला, डिवाइन पावर धीरे धीरे लीसा के हाथों में इकट्ठा होने लगी। अगले ही पल डिवाइन पावर की एक लाइट सोर्ड उसके हाथ में अपीयर हुई। लीसा ने अचानक अपनी तलवार हिल की तरफ मोड़ दी। क्लियरली उसे किसी का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। ये देखकर हिल को लगा कि लीसा और भी अनरीजनेबल हो रही है। बाकी दो फेरीज ने भी लीसा का सपोर्ट कर दिया। उनका कहना था कि हिल को लीसा के मिशन में दखल देने का कोई हक नहीं है, इसके बजाय उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान देना चाहिए। फिर भी साथी फेरीज होने के नाते उन्होंने लीसा को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। सच कहें तो फेरीज हमेशा अपने आप को हाई बीइंग्स मानती थीं, लेकिन जब लड़ाई झगड़े की बारी आती थी तो वो भी आम लोगों जैसी ही लगती थीं। लीसा को ऐसे गुस्से में देखकर मुझे लगा कि शायद हम दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क नहीं है जितना मैंने सोचा था। खैर, मैटर सेटल होने के बाद वो सब फिर से ट्रैप्स लगाने निकल पड़ी। हमेशा की तरह लीसा मेरे सिर पर कंफर्टेबली बैठी रही। जैसे ही हिल और बाकी फेरीज चली गईं, लीसा सॉफ्टली बोली, मुझे तुम्हें अपना ये दूसरा साइड नहीं दिखाना चाहिए था। मैंने उसे समझाया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच कहूं तो मुझे उसके डिफरेंट इमोशंस देखना अच्छा लगा, लेकिन लीसा को लगा कि मैं थोड़ा डम हूं क्योंकि फेरीज ने तो बहुत पहले ही इंसानों के प्रति ये सारी फीलिंग्स कंट्रोल करना सीख लिया था। फिर भी हिल को देखकर मुझे डाउट हुआ। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लिया हो। यही रीजन लीसा ने भी रिवील किया। असल में हिल मुझसे जेलस था। मेरी स्किल्स और टैलेंट से वो इनसिक्योर फील कर रहा था और वो अपनी इनर इमोशंस दबा नहीं पा रहा था। ये सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए स्टन्ड रह गया। तो क्या फेरीज की नजर में अब मैं नॉर्मल इंसान नहीं रहा? लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद लीसा थोड़ी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही है। फिर भी लीसा ने धीरे से कहा, तुम खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। वर्कशॉप में वापस आकर लीसा मुझे इस ट्रैप बनाने वाले मिशन को पूरा करने के लिए रिवॉर्ड देने वाली थी। रिवॉर्ड का नाम सुनते ही मैंने तुरंत उसे कहा कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें चाहिए। लीसा ने मेरी शक्ल देखकर नफरत भरी नजर से देखा क्योंकि जो रिवॉर्ड वो देने वाली थी वो मुझे बहुत शॉक करने वाला था। पृथ्वी पर डिवाइन पावर के उतरने की वजह से कई नई मेटल वेन्स वाले डंजन्स प्रकट हुए थे और वो मुझे उन डंजन्स के लोकेशन देने वाली थी। पहले कभी न मिली धातुओं के बारे में सुनकर मेरी तुरंत इंटरेस्ट जाग गई। सच में ये बेस्ट रिवॉर्ड था। थोड़ी ही देर बाद हम वर्कशॉप के बाहर आए। पहले की भीड़ के मुकाबले अब यहाँ बहुत सुनसान था। उसी समय लीसा ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अर्थ की 1000 साल की स्टिलनेस याद आ रही है। हालांकि सड़कें पहले जैसी ही थीं, लेकिन सिचुएशन अब बहुत अलग थी क्योंकि पृथ्वी पर अब सिर्फ मैं ही नहीं था बल्कि इम्प्रेस जैसे कई इंसान थे जो फाइट कर रहे थे। अब मैं अकेला नहीं था। मेरे एक्साइटेड फेस को देखकर लीसा भी मेरे लिए खुश थी। कुछ देर बाद लीसा मुझे एक जंगल में ले आई। आगे जो अजीब रास्ता था वही डंजन था जिसका उसने जिक्र किया था। ये जगह एज कंट्री से ज्यादा दूर नहीं थी और मैं पैदल ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं डायरेक्ट अंदर जाने लगा, ऊपर एक प्रोहिबिशन नोटिस दिखाई दिया। इस डंजन में मिनिमम लेवल 50 की लिमिट थी। ये देखकर मुझे लगा जैसे मेरे साथ मजाक किया गया हो। इस पर लीसा ने कहा, तुम मुझे किस तरह का छोटा इंसान समझते हो? ये सुनकर मैंने घर पर उसकी सारी कमियों की लिस्ट बना दी और लीसा शर्मिंदा और गुस्से में आ गई। लेकिन इस तरह का प्रोहिबिशन उन जैसे हायर बीइंग्स को रोक नहीं सकता था। लीसा ने हल्के से हाथ हिलाया और जो रास्ता अभी तक बंद था वो तुरंत मेरे लिए खुल गया। ये देखकर मैंने लीसा की तारीफ की कि वो मेरी सोच से ज्यादा यूजफुल है, लेकिन मेरी तारीफ उसके कानों को इंसल्ट जैसी लगी। अब मैं सक्सेसफुली रास्ते से अंदर आ चुका था। चारों तरफ देखने पर गुफा में कई रेयर मेटल ओर्स थे। फिर मैंने एक्साइट होकर लीसा से पूछा कि अब आगे क्या करना है। मैंने सोचा था लीसा के पास कुछ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने मेरे लिए एक सेफ्टी हेलमेट निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे लीसा मुझे मिजोर समझकर खुदाई करवाने आई हो। जैसे ही मैंने फावड़ा कंधे पर रखा और मारने की तैयारी की, लीसा ने तुरंत कहा कि असली मेटल बाहर का और नहीं है, असली मेटल तो स्टोन मॉन्स्टर्स के हार्ट्स हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये मॉन्स्टर जैसे दिखते हैं। मैंने सोचा था कि स्टोन मॉन्स्टर्स अचानक मुझ पर एम्बुश करेंगे, लेकिन लीसा ने कहा कि वो हिल भी नहीं सकते। ये सुनकर मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि आने वाला टाइम बहुत बोरिंग होने वाला था। अच्छा हुआ कि फॉर्जिंग के टाइम पर मैंने नए टूल्स बनाए थे, जिनमें से एक था हैवी एक्स हैमर। इसे देखकर लीसा ने भी माना कि ये टूल और मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए परफेक्ट है, लेकिन इस टूल में कई फ्लॉज थे। एक बार मुझे रेयर मेटल मिल गया तो शायद मैं इसे फेंक दूं। खुद को रेडी करने के बाद मैंने पूरी ताकत से एक्स हैमर घुमाया। अगले ही पल हार्ड मॉन्स्टर
पत्थर के टुकड़ों में टूट गया। मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी वो ये था कि मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स ही नहीं मिले, बल्कि मेरे क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल का लेवल भी अप हो गया। सबसे शॉकिंग ये था कि मॉन्स्टर एक हिट भी नहीं झेल पाया। मॉन्स्टर के टूटने पर जो शाइनी मेटल ब्लॉक्स पीछे बचे वही उनके हार्ट्स थे, और यही इस जर्नी के जरूरी रेयर ऑर्स भी थे। नॉर्मली जब और मॉन्स्टर्स को खतरा महसूस होता है तो वो अपने मेटल हार्ट्स का यूज उस बॉडी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में करते हैं जिस पर अटैक हो रहा हो। इसलिए दो लोगों का एक साथ ब्रेन लगाना सबसे इजी तरीका था। हालांकि क्योंकि ओपोनेंट सिर्फ सेकंड लेवल का मॉन्स्टर था, ये मेरे अटैक को बहुत मुश्किल से ही झेल पा रहा था। आगे के टाइम में मैंने लगातार मेटल हार्ट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया और मिला एक्सपीरियंस मुझे लेवल 1 तक अपग्रेड कर गया। लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद इस वक्त मैं बहुत बोर हो चुका था। इस डंजन में न कोई एडवेंचर था, न कोई रोमांच, कुछ भी नहीं। हम गुफा में और डीप गए और जल्दी ही हमारा सामना तीसरे लेवल के एक ह्यूज मेटल मॉन्स्टर से हुआ। ये उन छोटे मॉन्स्टर से लगभग 20 लेवल ऊपर था जिन्हें मैंने पहले मारा था। तो नेचुरली इसकी डिफेंस इतनी इजी नहीं थी कि एक्स हैमर उसे ब्रेक कर सके। लेकिन इस तरह के हाई डिफेंस मॉन्स्टर से निपटने के लिए मेरा नया इन्वेंटेड स्लिंग शॉट गन काम आया। मैंने तुरंत गन को कंधे पर रखा और मेटल मॉन्स्टर के ऊपर जंप कर गया। जब शार्प टूथ बुलेट्स उसके शरीर से टकराई तो पूरी गुफा में क्रैकिंग साउंड गूंज उठी। अगले ही पल बड़ा मेटल मॉन्स्टर भी टुकड़ों में बदल गया। लेकिन उसी टाइम स्लिंग शॉट गन की कमजोरी सामने आ गई। चलाई गई बुलेट जमीन में गहराई तक धंस गईं और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट फोर्स के कारण टूट भी गईं। ये देखकर मैंने सोचा कि मैं यहाँ बुलेट्स वेस्ट नहीं कर सकता, वरना खत्म होने पर उन्हें रिफिल करना मुश्किल होगा। रिसाइकलिंग और रीयूज के बारे में सोचते हुए लिसा ने फिर भी मुझे पहले मेटल हार्ट्स कलेक्ट करने की सलाह दी। बड़े मेटल मॉन्स्टर्स द्वारा छोड़े गए हार्ट्स ज्यादा स्मूथ और यहाँ तक कि और हार्ड भी थे। लिसा ने कहा कि हालांकि ये सबसे हाई ग्रेड मेटल कोर नहीं था, लेकिन ये करंट अर्थ के लिए काफी था। इतनी रेयर मेटल्स मिलने से मेरी इंटरेस्ट तुरंत और बढ़ गई। लेकिन क्योंकि मैं स्लिंग शॉट गन को अब ज्यादा यूज नहीं कर सकता था, मुझे एक्सन हैमर घुमाना पड़ा और धीरे धीरे खुदाई करनी पड़ी। एक हफ्ते बाद गुफा के मेटल मॉन्स्टर्स लगभग पूरी तरह मेरे द्वारा क्लियर कर दिए गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं किसी भी हाई लेवल मेटल किंग से नहीं टकराया। सारे मेटल हार्ट्स कलेक्ट करने के बाद लिसा और मैं ड्यूनियन से बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, सामने के नजारे ने मुझे हैरान कर दिया। पता चला कि जो एंजल्स अंडरग्राउंड सिटी बनाने का काम पूरा कर चुके थे वो वापस आ गए थे, और उनके साथ गुड न्यूज भी आई थी। अंडरग्राउंड सिटी के ऑपरेशन से अर्थ फिर से नॉर्मल हो चुकी थी और सक्सेसफुली अपग्रेड भी पूरा हो गया था। मॉन्स्टर्स भी धीरे धीरे गायब हो रहे थे और अब सिविलाइजेशन का रिवाइवल शुरू हो गया था। कई लोग इन्फॉर्मेशन मिलते ही दूसरी दुनिया से वापस लौट आए थे। हेवंस ने यह भी डिसाइड किया कि अब दूसरी दुनियाओं के मिशन रिवॉर्ड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे ताकि ह्यूमंस वहां परमानेंट न रुक सकें। इसलिए जब हम अभी अभी लौटे थे, सड़कों पर फिर से वही हस्टल बस्टल वापस आ गया था। ड्यूनन से लौटने के बाद मैं फिर से इक्विपमेंट बनाने में लग गया। मेरे सामने का आर्मर, जिसे स्पेशल मेडल और मेरी टेक्निक्स से एनहांस किया गया था, अब लेजेंडरी लेवल तक पहुंच चुका था। इसमें पावरफुल पैसिव इफेक्ट्स भी आ गए थे। ये देखकर मैं एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह पाया। इसका मतलब था कि जब भी मैं आर्मर पहनकर इनविजिबिलिटी मोड में स्पीयर अटैक करता तो मुझे प्लस 50% अटैक पावर का बोनस मिलता। इसके अलावा इस इक्विपमेंट को फोर्ज करने के बाद मेरा ब्लैक स्मिथ प्रोफेशन भी मिथिकल लेवल तक अपग्रेड हो गया। आगे अब वेपन्स की बारी थी और ये समय था स्पीयर को छोड़ने का। मैंने तुरंत उसे पुराने आर्मर के साथ इटर्नल फ्लेम में फेंक दिया। उसी समय सिस्टम ने नोटिफाई किया कि इटर्नल फ्लेम ने अपना अपग्रेड पूरा कर लिया है। इटर्नल फ्लेम बहुत हैप्पी भी लग रही थी, लेकिन पूरे दिन बिजी रहने के बाद मैं काफी एग्जॉस्टेड था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि घर जाकर प्रॉपर रेस्ट करूं। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। लिविंग रूम का सीन मेरे लिए नॉस्टैल्जिक था। मेरे पेरेंट्स दूसरी दुनिया से लौट आए थे और मेरी मॉम पहले की तरह ब्रेकफास्ट बना रही थी। मॉन्स्टर्स के मास इन्वेजन के बाद से मैंने बहुत लंबे टाइम तक नॉर्मल फूड ठीक से नहीं खाया था, लेकिन ब्रेकफास्ट के बीच में ही डैड को जल्दी से वर्क पर जाना था। क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, उन्हें अपना प्रीवियस जॉब जारी रखना पड़ा। हालांकि बहुत से लोगों ने मॉन्स्टर हंटर बनने के लिए अपनी जॉब्स छोड़ दी थीं, लेकिन डैड अब भी स्टेबिलिटी पसंद करते थे। जाने से पहले मैंने जल्दी से डैड को रोका और उन्हें डिफेंसिव अंडरवेयर पहनाया जो मैंने पहले बनाया था। ये लो लेवल मॉन्स्टर्स के ज्यादातर डैमेज को रोक सकता था। डैड को बाय कहने के बाद मॉम ने कहा कि यूनिवर्सिटीज फिर से खुल गई हैं और पूछा कि क्या मैं स्कूल वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मॉम ने मेरे डिसीजन को सपोर्ट किया और मुझे फोर्स नहीं किया। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैंने मॉम के लिए भी वही डिफेंसिव अंडरवेयर बनाया, लेकिन उनकी इंटरेस्ट मेरे हैवी हैंडबैग में ज्यादा थी। हालांकि बैग काफी हैवी था, इसलिए मैंने वो मॉम को नहीं दिया और इंस्टेड उन्हें एक लाइट पोर्टेबल बैकपैक दिया। घर से निकलकर मैं फिर से वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर एवरीथिंग पूरी तरह रेनोवेटेड हो चुका था। पता चला कि ये गॉड की तरफ से एक रिवॉर्ड था। वर्कशॉप के सारे टूल्स अब हाई लेवल के थे और ये मटेरियल्स तो केवल अर्थ के सेकंड स्टेज में डेवलप होने के बाद ही मिल सकते थे। जैसे ही मैं ब्राइट आई से उन्हें देख रहा था और लीसा ऑफ गॉड का थैंक्स कर रहा था, लिसा ने कहा कि ये सारे रिवॉर्ड्स नहीं है।
फिर वो मेरे पास एक बुक लेकर आई, इसमें पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल थी। ये मुझे लेवल 4 मॉन्स्टर्स के पॉइजन को रेजिस्ट करने में हेल्प करेगी। ये देखकर मैं और भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि फ्यूचर में मैं मॉन्स्टर मीट भी फ्रीली खा सकता था। अब लास्ट रिवॉर्ड बचा था। अर्थ ने अपना एवोल्यूशन पूरा कर लिया था, इसलिए लिसा मुझे उस डंजन का लोकेशन देने वाली थी जहां ट्रॉलर्स दिखाई दिए थे। वो जगह वास्तव में कंट्री एन में थी। लिसा से इन्फो मिलने के बाद मैंने तुरंत टिकट खरीदी और एयरपोर्ट पहुंच गया। मेरी इतनी जल्दी का कारण ये था कि ये मेरी फर्स्ट एयरप्लेन जर्नी होने वाली थी। लेकिन तभी लिसा ने माथा पकड़ लिया और बोली, मुझे लगता है मैं कुछ भूल गई। उसने कहा कि अर्थ का ऑर्डर अब पूरी तरह रिस्टोर हो चुका है और अब फॉरेन ट्रैवल के लिए पासपोर्ट और वीजा जरूरी है। ये तो बेसिक कॉमन सेंस था, लेकिन मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं था। ये सुनकर मैं शॉक्ड हुआ, फिर धीरे से बोला कि मेरे पास एक और तरीका है, इनविजिबिलिटी इफेक्ट यूज करके चुपचाप पार करना। जैसे ही मैंने सोचा कि एयरपोर्ट में कोई भी मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, मैं खुशी खुशी प्लेन में सवार हो गया। सीट पर बैठने तक मुझे क्लियर हो गया कि मॉडर्न सर्वेलेंस इनविजिबिलिटी स्किल को डिटेक्ट नहीं कर सकती। मेरे बगल में बैठी यंग वुमन कुछ ड्रिंक्स पुश कर रही थी। मैंने बेशर्मी से एक बोतल उठा ली। इससे वो शॉक रह गई, समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। फ्लाइट के दौरान मैंने बाहर फाइटर जेट्स उड़ते देखे। प्लेन पर जारी न्यू गाइड के अनुसार ये हवाई मॉन्स्टर क्राइसिस से निपटने के लिए था, इसलिए पूरी फ्लाइट की सुरक्षा केपेबल इंडिविजुअल्स वाले फाइटर जेट्स कर रहे थे। अब मुझे समझ आया कि एयर टिकट्स इतने महंगे क्यों थे। ट्रोल डंजन वाले लास्ट सिटी तक पहुंचने के लिए मुझे एक सिटी में ट्रांसफर करना था। मैं धीरे धीरे सोने के लिए लेट गया। मन ही मन सोचता रहा कि ये सफर बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एक सिटी पहुंचा, एक्सीडेंट हो ही गया। अचानक मॉन्स्टर अटैक ने लिसा और मुझे दोनों को साइलेंस कर दिया। लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं था जो खतरे से डरे। मैंने तुरंत मास्क पहना और एक्शन के लिए रेडी हो गया। लिसा ने कहा कि ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर का हमला नहीं है, बल्कि हाई चांस है कि डिस्ट्रक्शन ट्रैप्स में प्रॉब्लम हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा नंबर में मॉन्स्टर्स उसमें शामिल थे, लेकिन जो बचे हुए थे या एवोल्यूशन के बाद नए निकले थे, वो म्यूटेटेड हो गए थे और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। सिचुएशन को देखते हुए लिसा ने कहा कि ये मॉन्स्टर्स डिस्ट्रक्शन ट्रैप की ऑरा अब्सॉर्ब कर सकते हैं, जिससे बाहरी माहौल भी बदल जाता है। दूसरे शब्दों में, हालांकि ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स डंजन के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन डंजन से बाहर निकलने वाले मॉन्स्टर्स बाहरी दुनिया को भी डंजन में बदल सकते थे। ये ओवरफ्लो फिनोमेनन था जो वर्ल्ड के डेवलपमेंट या डंजन के पैदा होने के शुरुआती समय में सबसे ज्यादा होने की संभावना थी। लिसा ने मुझे जल्दी से मॉन्स्टर्स खत्म करने के लिए कहा, क्योंकि ये बदले हुए मॉन्स्टर्स दूसरे डंजन्स के साथ तालमेल बैठा सकते थे। अगर आज किसी भी मॉन्स्टर को भागने दिया तो दूसरी जगह भी ओवरफ्लो जरूर होगा। उसकी बातें सुनकर मैं हिल गया। अर्थ की स्थिति अब बहुत खतरे में थी। इससे मैं गुस्से में भी आ गया। उन्होंने साफ कहा था कि मैं यहाँ रिवॉर्ड लेने आया हूँ, लेकिन एंड में फिर से मुझे ही गड़बड़ साफ करना पड़ रहा था। बेबस होकर लिसा ने कहा, हमें ओवरफ्लो को रोकना ही होगा, और फिर उसने मुझे स्टेटस रिलेटेड स्किल्स वाले रिवॉर्ड्स के साथ एक नया मिशन दे दिया। ये सुनते ही मैंने खुशी से तुरंत मिशन एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसी टाइम अचानक चारों तरफ से एक बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म उठ गया। कुछ केपेबल इंडिविजुअल्स पीछे से आ रहे मॉन्स्टर्स का मुकाबला ही नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने गन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उनका अटैक उन मॉन्स्टर्स पर मामूली खरोंच भी नहीं छोड़ पाया। इन बदले हुए मॉन्स्टर्स को फ्लेम लिजर्ड्स कहा जाता था और शॉकिंगली वो सिंपल वर्ड्स भी बोल सकते थे। लिसा ने मुझे सावधान रहने के लिए कहा। ये सेकंड लेवल म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स थे जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज यूज करने की पावर थी। इस पर मैंने उसे अपना करंट आर्मर और स्पीयर दिखाया। अब ऐसे मॉन्स्टर्स मेरे अटैक को कैसे रोक सकते थे? पुराने स्पीयर को इटर्नल फ्लेम में टेम्पर करने के बाद और हाई ग्रेड मेटल हार्ट्स के साथ कंबाइन करके वो स्पीयर अब यूनिक ग्रेट डेथ ब्लैक स्पीयर बन चुका था। इसमें न सिर्फ 2400 अटैक पावर थी, बल्कि एक स्पेशल इफेक्ट भी था। क्रिटिकल हिट प्रोबेबिलिटी और डैमेज 30% तक बूस्ट हो चुका था। सिर्फ एक वार में ही मेरे सामने खड़ा लेवल 62 का फ्लेम लिजर्ड सीधा वहीं गिर पड़ा। डेथ ब्लैक स्पीयर का फील इतना परफेक्ट था कि मुझे ये वेपन और पसंद आने लगा। हालांकि लिसा ने चेक करने के बाद बताया कि इस लिजर्ड में कोई मैजिक स्टोन नहीं था और इसे बाद में बुचर किया जा सकता था। लेकिन अभी की इस फाइट की वजह से मैं भी सभी लोगों की नजर में आ चुका था। ठीक उसी टाइम एक और फ्लेम लिजर्ड पीछे से चुपचाप मेरे पास आ गया। उसके माउथ से निकली फ्लेम्स लगभग तुरंत मुंह तक पहुंच गई। मेरी स्पीड से इस तरह के मॉन्स्टर का मैच ही नहीं था, लेकिन क्योंकि लिजर्ड की अटैक रेंज बहुत चौड़ी थी, मुझे उसे पहले बाहर खींच कर ले जाना पड़ा। मैंने अचानक टर्न लिया और डिसाइड किया कि इस अटैक को मैं डायरेक्टली सामने से ही लूंगा। अगले ही पल एक बहुत बड़े फायरबॉल ने मुझे आउटर साइड की तरफ धकेल दिया। उस मैसिव एरिया डैमेज से चारों तरफ अनगिनत फ्लेम्स और घना धुआं फैल गया। लेकिन मेरी थिंकिंग सही थी। अपग्रेडेड आर्मर पर एक भी स्क्रैच नहीं आया, यहाँ तक कि डायरेक्ट हिट लेने के बाद भी। जैसे ही मैं पूरी ताकत से काउंटर अटैक करने वाला था, मैंने सामने किसी को लिजर्ड्स के साथ फाइट करते देखा। पता चला कि मौजूद कैपेबल इंडिविजुअल्स अब लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे ताकि सब मिलकर इन लिजर्ड्स को रोक सके।
चूंकि मुझे बाहर खदेड़ दिया गया था, इनविजिबिलिटी इफेक्ट फिर से एक्टिवेट हो गया। अब फ्लेम लिजर्ड और कैपेबल लोगों के बीच की लड़ाई पूरी तरह से शुरू हो गई थी, लेकिन म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। जिन कैपेबल लोगों की स्ट्रेंथ कम थी, वे क्लियरली उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। जैसे कुछ लोग इंजर्ड होने वाले थे, आर्मर से ढका एक आदमी टाइमली हमला ब्लॉक करने आया, लेकिन फाइट बहुत केओटिक थी और पीछे से अचानक एक फायरबॉल ने उसे बचने का टाइम ही नहीं दिया। क्रिटिकल मोमेंट में मैंने तेजी से नीचे कूदकर फायरबॉल को अपने बॉडी से टकराने दिया। जैसे ही आर्मर्ड मैन थैंक्स कहने वाला था, मैं पहले ही इंस्टेंटली छलांग लगा चुका था। फिर मैंने उस लिजर्ड को एक स्पीयर थ्रस्ट से बांध दिया, जिसने अभी अभी फायरबॉल फायर किया था। लेकिन मरने से पहले भी वो मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स को पाने की इच्छा करता रहा, यानी स्टेटस विंडो, जिसमें हमारे स्ट्रॉन्ग बनने की प्रोसेस रिकॉर्ड थी और हर कैपेबल इंसान के लिए पावर का मेन सोर्स भी था। इस पर मैंने कोल्डली कहा, बल्कि तुम्हें मुझे अपने रिकॉर्ड सौंपने चाहिए। फ्लेम लिजर्ड को मारने के बाद मुझे 4,20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिले। हालांकि अब कई लिजर्ड्स ने मुझे नोटिस कर लिया था और वो सभी अपने एवोल्यूशन को पूरा करने के लिए मुझे निगलना चाहते थे। ये पागल क्रीचर्स मुझे कुछ हैरान कर गए। क्या ये ओवरफ्लो की वजह से भी था, जिससे मॉन्स्टर्स सिर्फ रिकॉर्ड्स प्राप्त करने और इवोल्यूशन पर फोकस कर रहे थे? इस टाइम आर्मर्ड आदमी जल्दी से मेरे पास आकर थैंक्स बोलने आया। एक औरत की वॉइस सुनकर मैंने एक कूल पोज बनाया और उसे फ्यूचर में लड़ते समय अपनी पीठ का ध्यान रखने के लिए कहा। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा खुश किया वो ये थी कि उसने सच में मेरी तारीफ की कि मैं हैंडसम हूँ। हालांकि लीसा ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मेरा चेहरा नहीं देख सकती थी। टाइम गुजरता गया और लिजर्ड्स के साथ हमारी फाइट जारी रही। मेरे पीछे अब सभी मॉन्स्टर्स के कॉर्पसेस थे। मेरा लेवल भी 44 तक पहुंच गया था, लेकिन ये लिजर्ड्स आते ही जा रहे थे, जिससे मैं थोड़ा टायर्ड हो गया। लीसा ने कहा कि हमें पहले लीडर को मारने की जरूरत है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस को डायरेक्ट कर रहा था। अगर हमने उस बॉस को नहीं मारा तो मॉन्स्टर्स आते रहेंगे। लेकिन शुरुआत से ही मैं कई लिजर्ड से घिरा हुआ था जो एक साथ हमला कर रहे थे, इसलिए मैं उससे दूर भी नहीं जा पा रहा था। ये फ्लेम लिजर्ड्स पागल डीमंस की तरह थे। हर एक मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। न सिर्फ वो बहुत ज्यादा थे, बल्कि उनका लगातार बड़बड़ाना भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। जितनी जल्दी आगे बढ़ना पॉसिबल था, मेरी किलिंग और भी तेज हो गई। मैंने हर मॉन्स्टर को एक भाले की वार से खत्म किया और लोग मुझे एक वॉर गॉड की तरह देखते रहे। पास के एक आदमी ने हैरानी से आह भरी, क्योंकि उनमें से कई के लिए एक मॉन्स्टर से निपटना काफी मुश्किल था। उसी समय लिजर्ड्स के एक ग्रुप को मारने के बाद मैं तुरंत हवा में कूद गया। आगे मुझे केयरफुली ढूंढने की जरूरत थी कि लिजर्ड्स का लीडर कौन था। जल्द ही मैंने ब्लैक लीडर को कई लिजर्ड्स द्वारा प्रोटेक्टेड पाया। बिना किसी हेजिटेशन के मैंने अपने स्पीयर के साथ नीचे चार्ज किया। पावरफुल फोर्स ने सभी लीडर गार्ड्स को मार डाला और मैं लेवल 45 तक भी पहुंच गया। लेकिन ये लेवलिंग स्पीड अभी भी लीसा को लगता था कि बहुत स्लो थी। ठीक उसी वक्त एक बड़ा स्टोन पिलर अचानक मेरी ओर टूट कर आया। सौभाग्य से पास के आदमी ने तुरंत मुझे रिमाइंड किया और ये भी बताया कि स्टोन पिलर एक्सप्लोड होगा। जिस बात ने मुझे हैरान किया वो ये था कि ये आदमी मेरी ही भाषा बोलता था। उसके एक्सप्लोजन का जिक्र सुनकर मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। मैं मुड़ा और फ्लेम लिजर्ड की गर्दन पकड़कर उसे जोर से बाहर फेंक दिया। जैसे ही उस आदमी ने कहा, स्टोन पिलर सच में छूने पर एक्सप्लोड हो गया। इस वायलेंट तरीके ने उस आदमी के कंपेनियन को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर कई बिल्डिंग के टुकड़े मेरी ओर हमला करने लगे। ये सारे अटैक्स सभी अभी के लीडर से आ रहे थे। टुकड़ों से मैं आसानी से बच गया तो लिजर्ड लीडर ने अपने पैर से जोर से अटैक किया। अगले ही पल अर्थ स्पाइक्स तेजी से फैल गए। वो चाहता था कि मैं बैलेंस खो दूं, लेकिन ये साफ तौर पर नामुमकिन था, क्योंकि अनइवन अर्थ स्पाइक्स पर खड़े होने के बावजूद भी मैं अपना हमला पूरा कर सकता था। हालांकि ये अर्थ स्पाइक्स भी एक्सप्लोजन्स पैदा करते थे। सीन देखकर कई लोगों ने सोचा कि मैंने गड़बड़ कर दी है। उनकी बातें सुनकर मैंने तुरंत उन्हें चुप रहने बोला, क्योंकि मैं पहले से ही इसकी तैयारी कर चुका था। अब मैंने काफी खेल लिया था और सब कुछ खत्म करने का समय आ गया था। आगे मेरे नए हथियार की बारी थी। मेटल हार्ट्स द्वारा एनहांस्ड स्लिंगशॉट गन एक यूनिक ग्रेड बर्जरकर इंपैक्ट कोन बन गई थी। इसकी 4 सेटिंग्स थी, जिनमें हाईएस्ट 4500 अटैक पॉइंट्स ऐड कर सकता था। इम्प्रूव्ड होने के बाद इसके कई नुकसान कम हो गए थे। जैसे ही इंपैक्ट ने कोन लीडर को छुआ, मैंने तुरंत पावर को लेवल 4 पर बदल दिया। ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल था। लिजर्ड लीडर की कठोर चमड़ी वाला कवच इस टेरिफाइंग पेनिट्रेटिंग पावर को सहन नहीं कर पाया। इसके अलावा इस वार ने एक क्रिटिकल हिट भी दी और लिजर्ड लीडर तुरंत ही बीटन हो गया, जब तक उसका पूरा शरीर खून से लथपथ नहीं हो गया। क्रिटिकल हिट से आई क्राइसिस को महसूस करते हुए बाकी फ्लेम लिजर्ड्स बचाव के लिए आना चाहती थी, लेकिन उन्हें बाकी केपेबल लोगों ने रोक दिया। हालांकि वो लोग सिर्फ कुछ सेकंड तक ही उन्हें रोक पाए। जब मॉन्स्टर्स ने हमला जारी रखना चाहा तो उनका सामना एक चौड़ी और भारी तलवार से हुआ। ये एक ब्लैक लॉन्ग सोर्ड थी, जिसे प्योर मेटल हार्ट्स और कई हाई ग्रेड मटेरियल्स से इटर्नल फ्लेम टेम्परिक के जरिए फोर्ज किया गया था। जैसे ही मैं उस तलवार की डोमिनेटिंग प्रेजेंस से खुश हो रहा था, पीछे से लिजर्ड लीडर बोला। उसने फिर वही बात दोहराई कि वो मेरे रिकॉर्ड्स चाहता है और ताकतवर ह्यूमंस को निगलना चाहता है। फिर उसने एक चीख निकाली और मैं अभी पलटकर उसे मारने ही वाला था कि उसने अचानक अपना स्किल एक्टिवेट किया। तभी जमीन से ढेर सारे पत्थर उठने लगे और आखिर में एक ऊंचा स्टोन माउंटेन बन गया। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस लिजर्ड लीडर ने पूरा बैटलफील्ड उड़ाने की प्लान बना ली थी। अनगिनत पत्थर दरारों के साथ टूटकर नीचे गिरने लगे, लेकिन वो लीडर बहुत जल्दी खुश हो गया था।
था। वो अब भी सोच रहा था कि इंसानों को बदलकर दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन अफसोस अपनी बात पूरी करने से पहले ही मेरी मैसिव सोर्ड उसके ऊपर गिर चुकी थी। उसकी इमेजिनेशन के बारे में मैंने ठंडी आवाज में बस इतना कहा, सपने देखना बंद कर छिपकली की औलाद। उस लीडर को मारने के बाद आसपास का एनवायरनमेंट धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन उसने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं दिए। लिसा ने बताया कि म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स उतने ही लेवल पर बस मजबूत होते हैं, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलता। आखिरकार वो लीडर सिर्फ सेकंड टीयर का ही था। ये सुनकर मैं थोड़ा उदास तो हुआ, लेकिन कम से कम ये इवेंट खत्म हो गया। जब मैं नीचे आया तो सामने का नजारा चौंका देने वाला था। कई केपेबल लोग मुझे घेर चुके थे, उनमें से दो खास तौर पर बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। एक लड़की ने कहा कि अगर मैं इंजर्ड हूँ तो वो मेरी मदद कर सकती है। उस समय मैंने उन्हें देखकर गलती से सोच लिया कि ये दोनों लवर्स हैं। ये सोचते ही मेरा चेहरा बदल गया और लिसा ने कहा कि उसे मुझ में जेलसी महसूस हो रही है। जब मैंने जवाब दिया कि मैं इंजर्ड नहीं हूँ तो मैंने उन्हें जल्दी से कहा कि बाकी बचे मॉन्स्टर्स को फिनिश करो और किसी को भागने मत दो। मेरे जाते हुए लुक को देखकर वो लड़की थोड़ी क्यूरियस हुई और बोली कि क्या मैं थर्ड क्लास जॉब चेंज करने वाला वॉरियर हूँ। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब फ्लेम लिजर्ड्स को मारने की लड़ाई अंत के करीब थी, लेकिन उन्हें मारते वक्त मुझे अचानक पहले देखी गई मूवीज याद आ गई। मैंने सोचा अगर मैं इतनी मेहनत से लिजर्ड्स को मारूं और उनमें से कोई एक बचकर चुपचाप भाग निकले तो फिर वो इंतजार करेगा कि मैं सिटी छोड़ दूं और उसके बाद दोबारा तबाही मचाने लौट आएगा। ये सुनकर लिसा ने आंखें घुमाई और बोली कि मैंने कैसी मूवीज देखी हैं। उसने कहा कि ऐसी बातें रियलिटी में मेरे सामने होना नामुमकिन है। फिर उसने मुझे लिजर्ड्स के हाइडआउट्स की ओर आगे बढ़ाया। आखिरी बची हुई लिजर्ड्स को मारने के बाद मैंने लगभग सबको खत्म कर दिया। जैसे ही मैं उनका लूट अपने बैग में भर रहा था, लिसा ने कहा कि भले ही ये एक स्पेशल स्टोरेज बैग है, लेकिन इसमें इतना सब भरना ठीक नहीं। शुरू में मैंने बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ काफी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरा शरीर लड़खड़ाने लगा और मैं भारी बोझ से जमीन पर दब गया। बैग जो मॉन्स्टर्स के कॉर्प्सेस से भरा था सचमुच बहुत हैवी था। तब मैंने लिसा से कहा कि वो इस बैग में कुछ वेट रिडक्शन का स्पेल डाल दे। मैंने पहले बैग को जमीन पर फेंक दिया और फिर इस मिशन की कंफर्मेशन की। इसके बाद लिसा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जादू का निशाना मेरा बैग पर बन गया। कुछ देर बाद लिसा ने दो और एंजल्स को बुलाया। वो चाहती थी कि उसके साथी भी डिवाइन आर्ट चलाने में मदद करें। बैग को जमीन पर दबा हुआ देखकर दोनों एंजल्स ने तुरंत लिसा का मतलब समझ लिया। फिर तीनों ने मिलकर बैग पर डिवाइन पावर डालनी शुरू कर दी। जल्द ही मेरा बैग पंख की तरह हल्का उड़ने लगा। लिसा ने मुझे बताया कि अब मैं बैग का वेट अपनी इच्छा से डिसाइड कर सकता हूँ, चाहे इसमें कई टन सामान डाल दूं, लेकिन मैं इसे सिर्फ कुछ ग्राम का वेट कर सकता हूँ। तभी पास खड़ी ग्रीन हेयर फेरी मुस्कुराई। उसने कहा कि उसने आज मेरी फाइट देखी थी और जिस बच्चे की वो देखभाल कर रही थी उसने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। ये सुनकर मैं चौंक गया। पता चला कि मेरे अलावा और भी ह्यूमंस थे जिन्हें फेरी जैसी मदद मिल रही थी। लिसा ने बताया कि ये सच है और ऐसे रेयर, स्पेशल और केपेबल लोगों की रक्षा के लिए ही किया जाता है। उस ग्रीन हेयर्ड फेरी का नाम पेरीता था और जिस बच्चे की वो देखभाल कर रही थी उसका नाम था रुयूना, एक प्रीस्ट जिसे गॉडेस ऑफ ब्यूटी ने आशीर्वाद दिया था। उसने होप किया कि अगर फ्यूचर में मेरी मुलाकात उससे हो तो मैं उसकी मदद कर सकूं। लेकिन लिसा ने कहा कि उसके सामने अपनी पावर्स रिवील मत करना। पेरीटा थोड़ी शॉक्ड रह गई क्योंकि ये पहली बार था जब उसने लिसा को किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन की परवाह करते देखा। क्या ये अफेक्शन की वजह से हो सकता है? उसकी साथी के वर्ड्स ने लिसा को तुरंत शर्मिंदा और गुस्सा कर दिया। फिर लिसा ने जल्दी से उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया। जाने से पहले पेरीटा ने मुझसे रुयूना का ख्याल रखने को कहा। उनके जाने के बाद लिसा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे और क्लोजली जानना चाहता हूँ, लेकिन एक ऐसे इंसान के रूप में जिसे सोशल एंग्जाइटी है, मेरे लिए किसी के पास जाकर खुद से बात करना पॉसिबल ही नहीं था। इसके बाद लिसा ने मुझे वो स्किल दिया जो उसने पहले से प्रॉमिस किया था। ये ऐसा स्किल था जिसके लिए डिवाइन पावर की जरूरत नहीं थी और इसका नाम था डिमोनिक स्ट्रेंथ। ये मुझे मॉन्स्टर आर्ट जैसा लगा। लिसा ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने लगभग सारे ह्यूमन स्किल्स पहले ही सीख लिए थे। लिजर्ड्स को खत्म करने के बाद मैं यहाँ से जाने के लिए प्लेन पर चढ़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों भी उसी फ्लाइट में होंगी। वो मेरा फॉर्म नहीं देख पा रही थी और बोली, पेरीता ने साफ कहा था कि वो आदमी भी इस फ्लाइट पर होगा। और नेचुरली मैंने इनविजिबिलिटी का यूज करके चुपचाप पीछे रहकर उनकी बातें सुनना शुरू कर दिया। लेकिन किसी रीजन से जब मेरी उनसे मुलाकात हुई मुझे एक बुरी अनहोनी का एहसास हुआ। एन सिटी पहुंचने के बाद मैंने तुरंत उस डंजन का पता लगाया जहां ट्रोल्स मौजूद थे और एंट्री की तैयारी की। लेकिन सामने का डंजन थोड़ा अजीब लग रहा था। आने से पहले लिसा ने सुना था कि ये बस एक नॉर्मल ट्रोल डंजन है, लेकिन जांच के बाद लिसा ने तुरंत समझ लिया कि क्या हुआ था। असल में ये दो डंजन्स का एक रेयर फ्यूजन था, इसी वजह से इसका गेट इतना बड़ा हो गया था। उसने मुझे बहुत सावधान रहने की वार्निंग दी क्योंकि इस डंजन में ट्रोल्स के अलावा और भी मॉन्स्टर्स हो सकते थे। लिसा की बात सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज था। तब उसने साफ कहा कि आगे के डंजन में दो बॉसेस होंगे जिनसे निपटना होगा। अंदर जाने पर यह डंजन एक रेयर पहाड़ी इलाका निकला और जल्द ही मैंने एक ट्रोल देखा, लेकिन ये वैसा नहीं था जैसा मैंने इमेजिन किया था। वो ट्रोल अचानक उबासी लेते ही सीधे सो गया। ये देखकर मैं स्टंड रह गया। उसे लेटने और सोने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगे। लिसा ने कहा, अधिकतर ट्रोल्स के पास रेस्टिंग स्किल होती है, इसलिए वो रेस्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरी रिसोर्स बनते हैं। मैंने मन ही मन कहा, मुझे तो ऐसे स्टूपिड मॉन्स्टर्स बहुत पसंद हैं। धीरे धीरे पास जाकर मैंने तुरंत ट्रोल
की लाइफ खत्म कर दी। जरूरी मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद मैं ये कहे बिना नहीं रह सका कि ये कितना इजी था। लीसा ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब प्रोग्रेशन पूरा करने के लिए मुझे अभी भी 500 ट्रोल्स की जरूरत थी, इसलिए मैं खुशी खुशी हंटिंग जर्नी पर निकल पड़ा। लेकिन तभी डंजन के गेट पर और लोग नजर आए। नए आने वाले थे रुयूना और किंग हाजिन, और उनके साथ फेरी पेरिटा भी थी। किंग हाजिन की बातों से मुझे पता चला कि वो लोग स्कॉर्पियन पॉइजन खोजने आए थे, जबकि रुयून बहुत एक्साइटेड लग रही थी। पेरिटा ने दोनों को इस डंजन में केयरफुल रहने की वार्निंग दी, लेकिन उनके अंदर जाते ही डंजन का गेट साइलेंटली रेड हो गया। समय गुजरते हुए कई दिन रातों में बदल गए। उस समय मैं कैंप में ट्रोल का मीट रोस्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल सीख ली थी। अब मैं मॉन्स्टर मीट को भी खाने लायक बना सकता था। लीसा मेरे इस तरीके पर हेल्पलेस थी, क्योंकि मॉन्स्टर मीट खुद पॉइजनस होता है, लेकिन मुझे सच में उसका टेस्ट पसंद था। अफसोस लीसा ने ट्रोल केबाब खाने से मना कर दिया। एक सींग भुना हुआ मीट खाने के बाद मेरी पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल का लेवल भी बढ़ गया। लीसा ने कहा कि इसका मतलब ये भी है कि मैं जो खा रहा हूँ वो बहुत पॉइजनस है, लेकिन मैंने मजे से खाना कंटिन्यू किया और परवाह नहीं की। कुछ देर बाद आखिरकार मैं फुल हो गया। खाना टेस्टी था क्योंकि मैंने कुकिंग स्किल भी सीख ली थी और उसे जल्दी अपग्रेड करने के लिए मॉन्स्टर्स का यूज कर सकता था। आराम करते हुए मैंने लीसा से पूछा, आज 5वां दिन हो गया है, लेकिन ट्रोल्स के अलावा मैंने और कोई मॉन्स्टर नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मैंने आग जलाई और खाना पकाया तब भी कोई मॉन्स्टर नहीं आया। लीसा का अंदाजा था कि क्योंकि मैंने फॉग स्पीयरमैन बनने के लिए क्लास चेंज किया था, मेरी इनविजिबिलिटी स्किल भी और स्ट्रांग हो गई थी। शायद आग की रोशनी और खुशबू भी छिप गई थी, इसलिए मॉन्स्टर्स मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाए। आगे के समय में मैंने डंजन में ट्रोल्स को ढूंढकर मारना जारी रखा। इस दौरान मैं कुछ पावरफुल ट्रोल्स से भी टकराया, लेकिन अब मैं उनके मीट से कुछ बोर्ड हो चुका था। हालांकि ये बात लीसा ने मेरे मन की सोच पढ़कर कह दी। मैं टायर्ड था, लेकिन स्किल्स अपग्रेड करने के लिए मुझे लगातार मटेरियल्स कलेक्ट करने ही थे। दर्जनों ट्रोल्स को मारने के बाद अचानक सिस्टम विंडो ने एक नोटिफिकेशन भेजा। बिना सेकंड प्रोफेशन के मैं लेवल 50 से ऊपर नहीं जा सकता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि इन दिनों मॉन्स्टर्स को मारते मारते मेरा लेवल वहीं का वहीं रह गया था। तभी आकाशिक रिकॉर्ड्स ने मेरी कॉम्बैट हिस्ट्री के बेस्ड पर मेरे लिए 4 दूसरे प्रोफेशंस चुने। उसके बाद टीचर लीसा की छोटी सी क्लास सामने आई, फॉग स्पीयर मास्टर। ये मेरे मौजूदा प्रोफेशन का नेक्स्ट स्टेज था। इसमें आर्ट्स और एट्रीब्यूट हर तरफ से बहुत बढ़ जाते, लेकिन मैं इस प्रोफेशन को आगे चुनना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैंने इसे और एनहांस किया तो शायद मेरी माँ भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। दूसरा था ड्यूअल स्पेशलिस्ट। ये एक क्लोज कॉम्बैट प्रोफेशन था। इसमें वॉरियर हथियार फेंक सकता था और बॉडी को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। तीसरा था बर्जकर। ये तो मेरे लिए और भी अनएक्सेप्टेबल था। ये ऐसा प्रोफेशन था जो डेथ तक लड़ेगा और बैटल फील्ड कभी नहीं छोड़ेगा जब तक ओपोनेंट मर न जाए। लीसा की नजर में ये तीनों प्रोफेशंस बहुत पावरफुल और रेयर थे, और उनमें एक बात कॉमन थी, ये डिवाइन पावर से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थे। अफसोस, इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने पूछा, बाकी बचा हुआ नोविस डेथ गॉड क्या है? ये भी उसी ग्रुप का एकमात्र प्रोफेशन था जिसके बारे में लीसा क्लियर नहीं थी। शायद कोई नया और यूनिक प्रोफेशन था। मैंने बस यही उम्मीद की कि ये पिछली बार की तरह अचानक प्रोफेशन चेंज न कर दे, लेकिन चूंकि बाकी मुझे पसंद नहीं आए, मैंने नोविस डेथ गॉड को ही चुनने का डिसीजन किया। लीसा पहले से एंटिसिपेट कर चुकी थी कि मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि मुझे अननोन चीजें पसंद थी मोर देन एनीवन एल्स। मैंने कॉन्फर्मेशन पर हाथ रखा, और इस बार कोई अचानक प्रोफेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए मुझे ये प्रूव करना था कि मैं सच में डेथ गॉड बनने की एलिजिबिलिटी रखता हूँ। और कंडीशंस तो बहुत आउटरेजियस थी। मुझे सरप्राइज अटैक्स का यूज करके 100 सेकंड लेवल मॉन्स्टर्स को 1 स्ट्राइक में मारना था, और सरप्राइज अटैक से एक 3rd लेवल मॉन्स्टर को भी सिंगल स्ट्राइक में खत्म करना था। ये डिफिकल्टी इतनी ज्यादा थी कि मैं चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अब मुझे डाउट होने लगा कि क्या मैं सच में सेकंड प्रोफेशन चेंज पूरा कर भी पाऊंगा। सोचने के बाद लगा कि इस डंजन में ये पूरी तरह इम्पॉसिबल भी नहीं था। लीसा सोच रही थी कि मेरे पास आखिर कौन सा स्पेशल तरीका है। फिर मैंने उसे बताया कि मुझे रेस्ट स्किल का डेवलपमेंट अभी रोकना होगा। मैं मैजिक स्टोन्स और डिवाइन पावर आर्ट्स का इस्तेमाल करके अपने वेपन्स को दोबारा एनहांस करने का प्लान बना रहा था। थोड़ी देर बाद भी मैं यही सोच रहा था कि क्या मेरे करंट वेपन्स सच में 1 शॉट किल कर सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक बहुत बड़ा डेजर्ट स्कॉर्पियन था। असल में उसे यहाँ माउंटेन्स में नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके पंजों में रुयूना फंसी हुई थी। उसे अचानक कैप्चर होते देखकर पेरिता पूरी तरह हेल्पलेस थी, जबकि उसने क्लियरली उन्हें केयरफुल रहने की वार्निंग दी थी। तभी पीछे से किंग हाजिन भी भागता हुआ आया। वो उस डेजर्ट जायंट स्कॉर्पियन का पीछा कर रहा था। कंडीशन को समझे बिना मैं बहुत क्यूरियस था कि आखिर वो एक ऐसे ओपोनेंट से कैसे पकड़े गए जो दिखने में इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहा था। लीसा ने तुरंत गेस किया, शायद उन पर एम्बुश हुआ होगा। ओरिजिनली मेरा इरादा बिल्कुल क्लियर था। मैं इन 2 लोगों से इन्वॉल्व्ड नहीं होना चाहता था, लेकिन अब जब किस्मत ने मुझे उनके रास्ते में डायरेक्टली ला खड़ा किया था तो उन्हें इग्नोर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। जैसे ही मैं एक्शन लेने ही वाला था, लीसा ने अचानक मेरी तरफ देखा और शॉक में फ्रीज हो गई। रीजन सिंपल था, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि मेरे हाथ में जो स्क्यूअर है वो वही है जिसे मैं नॉर्मल दिनों में बस बारबेक्यू करने के लिए यूज करता हूँ। और जब मैंने वो मेटल हार्ट आयरन स्क्यूअर हवा में थ्रो किया तो लीसा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे फाइनली
रियलाइज हुआ कि मैं एक्चुअली इतनी प्रेशियस मेटल से बारबेक्यू स्क्यूवर्स बना रहा था। उस स्क्यूवर का स्ट्राइक इतना शार्प और पावरफुल था कि उसने डिजर्ट जायंट स्कॉर्पियन के क्लॉ को तुरंत खोल दिया। मैंने इंस्टेंटली मूव किया और रूना को पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल बिना हेजिटेशन के मैंने उसे बाहर की ओर फेंक दिया ताकि वो सेफ रहे। उसी समय किंग हाजिन, जिसने अभी तक रिएक्ट भी नहीं किया था, एक जोरदार अटैक से सीधे नॉक डाउन हो गया। मैंने तुरंत अपना बैकपैक खोला और एक और आयरन स्क्यूवर निकाला। फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैं फुल स्पीड से डिजर्ट जायंट स्कॉर्पियन की तरफ चार्ज कर गया। उसके क्लोज पहुंचते ही मैंने स्क्यूवर को अपनी पूरी ताकत से थ्रो किया। अगले ही पल वो स्क्यूवर डिजर्ट जायंट स्कॉर्पियन के बॉडी को सीधे आर पार कर गया। बिना किसी रेजिस्टेंस के वो जायंट इंस्टेंटली गिर पड़ा। रीजन सिंपल था, इस बार मैंने क्रिटिकल हिट लैंड किया था। मेरी क्रिटिकल हिट स्किल लेवल 9 तक पहुंच चुकी थी और उसी की वजह से ये इंस्टेंट किल पॉसिबल हुआ। सिस्टम विंडो की डिंग साउंड सुनते ही मुझे पता चला कि ये स्कॉर्पियन एक्चुअली बहुत हाई लेवल का था। लीसा ने कामली समझाया, इसका लेवल इतना हाई इसलिए था क्योंकि इसका मेन अटैक पॉइजन है, बाकी एस्पेक्ट्स में ये कंपैरेटिवली वीक होता है। मैं पहले से ही ट्रोल मीट खाकर बोर्ड हो चुका था, इसलिए जब मैंने स्कॉर्पियन का बड़ा सा कॉर्प्स देखा तो मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, इसे भी क्यों ना बारबेक्यू कर लिया जाए। दूसरी ओर रूना सेफ थी, लेकिन थोड़ी हिली हुई लग रही थी। वहीं किंग हाजिन अब भी बेहोश पड़ा था। जैसे ही रूना ने मेरी तरफ देखा, उसने रियलाइज किया कि उसे बचाने वाला मैं हूँ, लेकिन उसके लिप्स से निकला पहला शब्द था द डार्क नाइट ऑफ द सिटी। मैं इस सडन नए टाइटल पर थोड़ी देर के लिए फ्रीज सा हो गया और रिएक्ट करने में स्लो पड़ गया। रूना ने क्विकली अपना डिवाइस निकाला और मुझे ऑनलाइन चल रहे पोस्ट्स दिखाए, जहाँ लोग मेरे बारे में अफवाहें और डिस्कशंस कर रहे थे। इतने में किंग हाजिन भी जाग गया और दोनों मेरी रेपुटेशन को लेकर आपस में बातें करने लगे। लीसा तुरंत गुस्सा हो गई, जिससे मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि शायद उसका भी कभी ऑनलाइन रूमर से सामना हुआ होगा। उनकी बातें मैं ज्यादा ध्यान से नहीं सुन रहा था, क्योंकि मेरा फोकस अब स्कॉर्पियन को प्रोसेस करने पर था। जब उन्होंने मुझे पूरी बचरिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते देखा तो वो दोनों मेरी स्किल्स देखकर इम्प्रेस्ड हुए बिना नहीं रह सके। शाम होते होते कैंप में पॉट में सिजलिंग ऑयली रोस्टेड मीट तैयार था। रूना और किंग हाजिन, जो एक दिन से भूखे थे, उस डिलिशियस मीट को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। हेल्पलेसली मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारे पोर्शंस भी प्रिपेयर कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये मीट पॉइजनस है। मेरी बात सुनते ही रूना ने तुरंत अपना हाथ उठाया और कॉन्फिडेंटली बोली, तुम वो मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो ब्यूटी की गॉडेस द्वारा ब्लेस्ड थी। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और डिवाइन पावर कास्ट कर दी। कुछ ही पलों में मॉन्स्टर मीट का टॉक्सिन भाप की तरह डिसिपेट हो गया। अब ये प्यूरिफाइड मीट और भी ज्यादा डिलिशियस लग रहा था। इस सीन को देखते हुए मेरे दिल में बस एक ही थॉट आया, ये बहुत अनफेयर है। वो ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल थी और ऊपर से उसके पास ऐसे एक्सेलेंट एबिलिटीज भी थी। लिसा ने भी खुलकर एक्सप्रेस किया कि रूना सच में ब्यूटी की गॉडेस द्वारा ब्लेस्ड थी। उसकी पवित्र शक्ति देखकर वो खुद भी सरप्राइज्ड रह गई। यही थी मेरी उनके साथ खाने की पूरी जर्नी। पेट भरने के बाद रूना और किंग हाजिन दोनों ने सिंसियरली मेरा थैंक्स किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं साइलेंटली अकेले आयरन स्क्यूवर्स क्लीन कर रहा हूँ, तो रूना ने तुरंत मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, मैंने तुरंत उसे मना कर दिया। उसके फेस पर थोड़ी शॉक और कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। सच कहूँ तो वो बहुत खूबसूरत थी और उसके लिए किसी का इस तरह सीधे मना कर देना बहुत अजीब बात थी। किंग हाजिन ने काल्म टोन में कहा, वो डिजर्व करती थी। उनकी ये कॉन्वर्सेशन सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए सरप्राइज्ड रह गया। मुझे लगा था ये दोनों कपल होंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रहे थे। जाते जाते किंग हाजिन मेरे पास आया और मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया। वो बहुत ग्रेटफुल था कि मैंने रूना को बचाया और उसने कहा कि बाहर निकलने के बाद मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो मुझे पेमेंट दे सके। जब मैंने कार्ड को देखा तो तुरंत रियलाइज हुआ कि ये वही था जो पहले एम्प्रेस ने मुझे दिया था। क्या ये लोग भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे? रूना ने भी अपना कार्ड मुझे दिया और वो ये एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि वो यहाँ क्यों आई है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, किंग हाजिन ने उसे क्विकली रोक दिया। अब मैं ऑलमोस्ट श्योर था कि रूना, किंग हाजिन और एम्प्रेस तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। वो दोनों अभी ज्यादा दूर भी नहीं गए थे कि मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं इन्हें इस डंजन में फिर से जरूर मिलूंगा। लिसा ने हैरानी से पूछा, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? मैंने डार्क टोन में जवाब दिया, क्योंकि मैं इनका पीछा करने वाला हूँ, वरना वो सारे स्कॉर्पियन सिर्फ मुझ पर ही क्यों हमला करते। सड़क पर चलते हुए रूना ने किंग हाजिन से थोड़ी शिकायत भरे अंदाज में कहा, अगर हमने उससे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू की होती तो शायद वो हमारी हेल्प कर देता। अगर हमने सिंपली उसे बता दिया होता कि हमें सिर्फ स्कॉर्पियन पॉइजन चाहिए और कुछ नहीं, तो वो शायद मान भी जाता। किंग हाजिन ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेकिन अगर उसे खुद वही स्कॉर्पियन पॉइजन चाहिए होता तो उनका ये रीजन इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आता था, इसलिए वो ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं पहले से ही उनकी हर बात सुन रहा था, क्योंकि मैं उन्हें चुपचाप फॉलो कर रहा था। ऑल द वे उनका पीछा करते करते मुझे फाइनली समझ आया कि उनका एक्चुअल मिशन डेजर्ट स्कॉर्पियंस को कैप्चर करना था। लेकिन लिसा ने हमेशा
हमेशा कहा था कि ये डंजन ओरिजिनली ट्रोल्स का था। ये सुनकर लिसा थोड़ी एम्बेरेस्ड हो गई। शायद उसे खुद भी पूरा पता नहीं था और वो हमेशा यही सोचती रही कि यहाँ सिर्फ ट्रोल्स ही होते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी मेरे लिए और भी शक पैदा कर रही थी। मुझे लग रहा था कि इस डंजन में और भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, लेकिन तभी लिसा ने जल्दी से मुझे चुप करा दिया। जहाँ तक पीछे अचानक अपीयर हुए जायंट स्कॉर्पियन की बात है, मैंने आराम से बातें करते करते ही उसे मार डाला। लेकिन एक चीज ने मुझे कंफ्यूज किया। अगर रूना के पास गार्डियन एंजल था तो फिर वो अभी अभी एम्बुश कैसे हो गई? लिसा ने काल्मली समझाया, एंगल की पावर पृथ्वी पर रिस्ट्रिक्टेड है। गार्डियन एंगल्स ह्यूमन लाइफ और डेथ में ज्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते। ये सुनकर मैंने छेड़ते हुए लिसा से कहा, तो फिर तुम भी बेकार हो, है ना? इस बात पर वो तुरंत गुस्से में आ गई क्योंकि उसने अब तक मेरी बहुत मदद की थी। काफी देर सर्च करने के बाद भी रूना और किंग हाजिन अपना टारगेट नहीं ढूंढ पाए। असल में वो डेजर्ट स्कॉर्पियंस के बीच एक स्पेशल किंग की तलाश कर रहे थे, द जेंटल डेथ हंटर। मैंने काल्मली आगे इशारा करते हुए पूछा, वो डेथ हंटर है ना? नाम से ही बहुत पावरफुल लग रहा है। लिसा भी मेरी बात सुनकर चौंक गई। उसी समय किंग हाजिन और रूना के पीछे से एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन अचानक अपीयर हुआ। किंग हाजिन डर के मारे पीछे हट गया, जबकि रूना ने आह भरते हुए कहा, ये सच में बहुत बड़ा है। इस पॉइंट पर किंग हाजिन ने जल्दी से अपना इक्विपमेंट निकाला और रूना से एनर्जी सपोर्ट मांगा। रूना ने इंस्टेंटली ब्लेसिंग मैजिक एक्टिवेट कर दी। अब किंग हाजिन को फुल एट्रीब्यूट एनहांसमेंट मिल चुका था। उसने बिना देर किए जायंट डेथ हंटर की तरफ चार्ज कर दिया। होली नाइट और हीलर का ये कॉम्बिनेशन देखने में स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ओरिजिनली लिसा ने भी यही सोचा कि उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हालात अचानक बदल गए। रूना के पीछे से एक और पावरफुल ट्रोल अपीयर हो गया। उसके भारी कदमों की आवाज सुनकर रूना ने पीछे मुड़कर देखा और सदमे में जम गई। वो जानती थी कि दोनों मॉन्स्टर्स का सामना एक साथ करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने तुरंत किंग हाजिन को भाग निकलने की याद दिलाई। लेकिन जैसे ही ट्रोल ने उनका पीछा किया, मेरे लिए ये परफेक्ट सरप्राइज अटैक का मौका था। मैंने अपनी जस्ट इंप्रूव्ड इम्पैक्ट कोन टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसकी किलिंग पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अटैक परफेक्टली लैंडेड हुआ और ट्रोल का दिल सीधे पियर्स्ड हो गया। उसके गिरने से जमीन हिल उठी। किंग हाजिन ऑलरेडी मेरी इस ट्रेमेंडस पावर से डर चुका था। जैसे ही मैं ट्रोल पर लैंड हुआ, मैंने कंफर्म किया कि इम्पैक्ट कोन में एक बड़ा ड्रॉबैक है। एक बार इस्तेमाल के बाद ये टूट गया। लिसा ने एक्सप्लेन किया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसकी ड्यूरेबिलिटी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। असल में करंट इम्पैक्ट कोन मेरे द्वारा मॉडिफाई किया गया था। इसमें सिर्फ एक लेवल 5 डैमेज सेटिंग थी और ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 1 पॉइंट की थी। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो एक स्ट्राइक में 3rd लेवल मॉन्स्टर को किल करना इम्पॉसिबल होता और मेरा सेकंड प्रोफेशन मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता। ट्रोल का खतरा खत्म करने के बाद मैंने आराम से रूना और किंग हाजिन से गुड बाय कहा। स्कॉर्पियन को मारने में उनकी हेल्प करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन ये सुनकर किंग हाजिन ने डेथ हंटर के साथ आई कांटेक्ट किया। अब उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि वो अभी भी स्कॉर्पियन के साथ बैटल में था। उसके खतरे में पड़ते ही रूना अब और हेजिटेट नहीं कर सकी। उसने मुझे आवाज दी जब मैं जाने ही वाला था। उसने कहा, अगर तुम हमारी मदद करके इस स्कॉर्पियन को मार दोगे तो स्कॉर्पियन पॉइजन के अलावा बाकी सब तुम्हारा होगा। ये सुनते ही मैं तुरंत मुड़ा और खुशी खुशी मान गया। मैं तो इस बात के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा था। किंग हाजिन मना करना चाहता था, लेकिन रूना ने उसे तुरंत टोक दिया। आखिरकार उन्हें अब मेरी मदद एक्सेप्ट करनी ही पड़ी। लेकिन तभी किंग हाजिन कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही स्कॉर्पियन की बड़ी पूंछ ने उसे कसकर लपेट लिया। अब उसके पास इनकार करने का कोई मौका ही नहीं था। तुरंत उसकी तरफ कूदा और अपना स्पीयर स्विंग किया। एक ही वार में मैंने डेथ हंटर की जायंट स्कॉर्पियन टेल को काट दिया। अटैक यहीं खत्म नहीं हुआ था। सरप्राइज स्ट्राइक के बाद मुझे पीछा करना था। एनहांस्ड स्पीयर ने जोरदार वार किया और स्कॉर्पियन का हार्ड शेल भी टूट गया। किंग हाजिन अभी भी मेरी ताकत से स्टन्ड था। पास में खड़ी रूना ने जल्दी से उसे रियलिटी में वापस खींचा और कहा, जल्दी करो, उसके साथ मिलकर अटैक करो। किंग हाजिन होश में आया, डिवाइन पावर एक्टिवेट की और अपना परस्यूट स्किल लॉन्च कर दिया। लिसा ने एक्सप्लेन किया कि ये स्किल प्रीवियस अटैक पर डिपेंड करता है और नेक्स्ट अटैक का डैमेज मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन ऑनेस्टली मेरी नजर में उसका स्किल उतना पावरफुल नहीं लग रहा था जितना मैंने इमेजिन किया था। उसके अटैक के खत्म होते ही मेरी बारी आई। मैं फिनिशिंग ब्लोज देने में इक्वली स्किल्ड था और मेरे फेटल अटैक का सामना करने के बाद जायंट डेथ हंटर फाइनली कंप्लीटली गिर पड़ा। बैटल खत्म होते ही मैंने तुरंत बुचरिंग शुरू कर दी। जल्द ही मैंने सारे पॉइजनस पार्ट्स निकाल दिए और उन्हें पॉइजन नीडल्स और पॉइजन थ्रेड्स हैंड ओवर कर दिए। लिसा को शक था कि शायद रूना ने शुरू से ही सब कुछ प्लान किया था ताकि मुझे हेल्प करने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन सच कहूं तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा फोकस जायंट स्कॉर्पियन के कॉर्प्स पर था। अनएक्सपेक्टेडली उसके अंदर से एक 3rd लेवल मैजिक स्टोन ड्रॉप हुआ। रूना इसे देखकर एक्सट्रीमली शॉक्ड रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी इतनी जल्दी हाई लेवल मैजिक स्टोन प्रोड्यूस करे। लेकिन जैसे ही वो जोर से बोलने लगी, लिसा ने उसे एक बार फिर तुरंत रोक दिया। अब जब
मेरे पास ये 3rd लेवल मैजिक स्टोन आ चुका था तो मुझे यकीन था कि मैं अपना मिशन जल्द ही कंप्लीट कर लूंगा। सारी मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद किंग हाजिन और रूना ने फिर से मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया, लेकिन पहले जैसे मैंने साफ मना कर दिया। फिर भी वो लोग मुझे बार बार मनाने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि एंजल रूना ने भी जिद की, क्योंकि पावरफुल एबिलिटी यूजर्स का ग्रुप बनाना शिकार की क्षमता को बहुत बढ़ा देता। लेकिन फिर भी मैं अब भी अकेला ही रहना चाहता था। आखिरकार बचपन से ही मेरी प्रेजेंस हमेशा वीक रही थी और मैं अकेले रह रहकर एडिक्टेड हो चुका था। ये देखकर लीसा ने मेरी ओर से पोलाइटली मना कर दिया और उन्हें जाने के लिए कहा। जाते जाते किंग हाजिन और रूना ने कहा कि एक बार मैं अपने देश लौटूं तो उनसे कांटेक्ट जरूर करूं, लेकिन मेरे दिल में इनर थॉट था, बेटर होगा अगर हम फिर कभी ना मिले। अब सिर्फ मैं और लीसा ही बचे थे और अब वो समय आ चुका था जब मुझे वो करना था जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। रेस्ट स्किल के एवोल्यूशन के लिए जरूरी सभी मटेरियल्स मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे। अब मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था ये देखने के लिए कि एवोल्यूशन के बाद रेस्ट स्किल में क्या चेंजेस आएंगे। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की वजह से मुझे एक नई नवेली गर्लफ्रेंड मिल चुकी है और मैं 9 दिन से उसके साथ हनीमून पर गया था। ओह सॉरी, मैं उसके साथ घूमने गया हुआ था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। अब भाई अगर इस वीडियो पर 1000 हाइप पूरे होते हैं तो अगला वीडियो मैं पूरे 2 घंटे का लाऊंगा, वो भी अगले 3 से 4 दिन के अंदर।